लगता है मैं रास्ता भटक गई। मैं फिलहाल हूँ कहाँ? मेरी लर्नो हब वन शॉट्स की क्लास थी विद रोशनी मैम। क्लॉक टावर को अगर ओरिजिन मान लें तो तुम्हारे कोऑर्डिनेट्स हैं 1,2 और लर्नो हब के कोऑर्डिनेट्स हैं 3,4। अरे यार, ये क्या बोल रहे हो? मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। समझ आने के लिए तो पढ़ना पड़ेगा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। हेलो एवरीवन, मुझे उम्मीद है कि आप सभी अच्छे हैं और आज मैं लेकर आई हूं क्लास 10th मैथ्स कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का वन शॉट वीडियो। हमेशा की तरह खत्म करेंगे इस पूरे लेसन को सिर्फ एक वीडियो में और हमेशा की तरह इस एक वीडियो को देख के आपके कॉन्सेप्ट्स होंगे क्रिस्टल क्लियर। तो मैं हूं रोशनी फ्रॉम लर्नो हब, द फ्री लर्निंग प्लेटफॉर्म, जहां पर आप पढ़ सकते हो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी, सोशल स्टडीज, सब कुछ एब्सोल्युटली फॉर फ्री only at learnerhub.com। तैयार हैं सभी लोग? Let's get started। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्या होता है? ये ज्योमेट्री की स्टडी यूजिंग कोऑर्डिनेट पॉइंट्स। अब आप बोलोगे मैम ये तो चीटिंग है, जो नाम था उसी को आपने डेफिनेशन बना दिया। वेल, तो ज्योमेट्री क्या होता है आप बताओ मुझे। मैथमेटिक्स का एक ऐसा ब्रांच जिसके अंदर हम पॉइंट्स, लाइंस, एंगल, शेप, सरफेसेस, इन सब के बारे में पढ़ते हैं, राइट। और कोऑर्डिनेट क्या होता है? अ पेयर ऑफ नंबर, दो नंबर का एक ऐसा जोड़ी, एक ऐसी जोड़ी जो हमें किसी भी पॉइंट के पोजीशन को बता सकती है। कोई भी एक पॉइंट एक 2 डायमेंशनल प्लेन में कहाँ लोकेटेड है वो बहुत एक्यूरेटली बताते हैं ये दो नंबर्स जिन्हें हम कहते हैं कोऑर्डिनेट। अब सिर्फ एक पॉइंट के पोजीशन को ही क्यों, किसी एक शेप के पोजीशन को भी बता सकता है, क्योंकि एंड ऑफ द डे कोई भी शेप, कोई भी लाइन, कोई भी सरफेस शेप बनता है वो भी तो पॉइंट्स के जुड़ने से, पॉइंट्स के कॉम्बिनेशन से ही बनता है ना। तो इसका मतलब कोऑर्डिनेट क्या हुआ? ऐसे दो नंबर जो हमें किसी पॉइंट का या किसी शेप का पोजीशन बताता है इन अ 2 डायमेंशनल प्लेन, ठीक है। अब इन दोनों चीजों को जोड़ दो, ज्योमेट्री और कोऑर्डिनेट। मतलब यहां पर हम क्या पढ़ेंगे? हम पढ़ेंगे शेप्स, एंगल्स वगैरह के बारे में, लेकिन किसकी भाषा में, किस भाषा में पढ़ेंगे, किसके टर्म्स में पढ़ेंगे? इन द टर्म्स ऑफ कोऑर्डिनेट्स। यानी कि वो जो शेप है वो शेप की पोजीशन कैसी है एक 2 डायमेंशनल प्लेन में, उस पर्सपेक्टिव से हम पढ़ेंगे आज ज्योमेट्री। वैसे तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की शुरुआत हमने क्लास 9th में ही कर ली थी, तो अगर 9th की मैथ्स आपने ढंग से पढ़ रखी है तो आपको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के बेसिक्स के बारे में पता ही होगा। लेकिन अगर 9th की मैथ्स अच्छे से नहीं पढ़ी है तो भी डरने की कोई बात नहीं, क्योंकि यहाँ पर हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ेंगे बिल्कुल स्क्रैच से, ताकि आपका सब कुछ आपको अच्छे से समझ में आ जाए और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री हो जाए बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर। तो चलो आगे बढ़ते हैं। तो चलो बच्चों, फटाफट से लेंगे एक क्विक रिकैप। सच में बहुत क्विक होगा, जिसमें हम 5 से 6 मिनट से ज्यादा स्पेंड नहीं करेंगे। तो यहाँ पर रिकैप हम किसका कर रहे हैं? जो भी हमने 9th में पढ़ा था। तो हमने क्या पढ़ा था कि भाई एक पॉइंट का पोजीशन अगर बताना है हमें, कहाँ पे बताना है पोजीशन? एक 2 डायमेंशनल प्लेन में अगर मुझे किसी पॉइंट का एग्जैक्ट पोजीशन बताना है तो इसके लिए मुझे चाहिए होंगे 2 कोऑर्डिनेट एक्सिस, जिसे आप एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के नाम से जानते हो, राइट। अब किसी भी पॉइंट की पोजीशन क्या है, राइट, इस पॉइंट की पोजीशन क्या है ये बताने के लिए मुझे क्या बताना पड़ेगा? ये एक्स एक्सिस से कितनी दूर है और ये वाई एक्सिस से कितनी दूर है, मुझे ये बताना पड़ेगा, करेक्ट। मतलब इस पॉइंट का जो पोजीशन है, अगर मैं लेटर से कि मैं हूं पॉइंट पी, तो मेरी क्या पोजीशन है ये बताने के लिए एक्स एक्सिस से मैं कितनी दूरी पे हूं और वाई एक्सिस से मैं कितनी दूरी पे हूं। अगर ये दो बातें मुझे पता चल जाए तो मैं बता सकती हूं कि इस पॉइंट की पोजीशन क्या है, राइट। ओके, तो किसी भी पॉइंट का जो डिस्टेंस होता है फ्रॉम द एक्स एक्सिस उसे हम कहते हैं वाई कोऑर्डिनेट, जिसके लिए एक टर्म यूज किया जाता है दैट इज ऑर्डिनेट, ठीक है। तो y कोऑर्डिनेट को ही हम ऑर्डिनेट कहते हैं। तो y कोऑर्डिनेट हमें क्या बताता है कि x एक्सिस से इस पॉइंट की डिस्टेंस कितनी है। देखो, मान लो कि ये मैं हूं, ये पॉइंट P, तो मेरी डिस्टेंस x एक्सिस से जितनी है वो बेसिकली मेरा y कोऑर्डिनेट है। देखो, वो वैल्यू मुझे y एक्सिस के अलोंग मिल रही है, इसीलिए ये y कोऑर्डिनेट है, ठीक है। उसी तरह से इस पॉइंट P की जो डिस्टेंस x एक्सिस, जो इसकी जो डिस्टेंस y एक्सिस से है वो बेसिकली x कोऑर्डिनेट है, राइट। वाई एक्सिस से मैं कितनी दूरी पे हूं ये कौन बता रहा है? एक्स एक्सिस के अलोंग वैल्यू बता रही है। तो एक्स कोऑर्डिनेट के लिए भी एक टर्म यूज किया जाता है जिसे हम कहते हैं एब्सिसा।
ठीक है। तो इसका मतलब किसी भी पॉइंट का पोजीशन क्या है ये बताने के लिए मुझे चाहिए होंगे दो नंबर्स। ये दो नंबर्स क्या होंगे, एक एक्स कोऑर्डिनेट, एक वाई कोऑर्डिनेट। इसे लिखते कैसे हैं हम, फर्स्ट ब्रैकेट के अंदर एक्स कोऑर्डिनेट कॉमा वाई कोऑर्डिनेट। अब चाहो तो आप एब्सिसा ऑर्डिनेट भी बोल सकते हो। जैसे मान लो कि यहाँ पर जो मेरा पॉइंट P है, इस पॉइंट P का पोजीशन मैंने बोला 2,3। इसका क्या मतलब हुआ, इसकी एक्स कोऑर्डिनेट है 2, मतलब एक्स एक्सिस के अलोंग इट इज 2 यूनिट्स, विच मीन्स ये वाई एक्सिस से 2 यूनिट्स दूर है, राइट। और कॉमा 3 है, यानी कि वाई कोऑर्डिनेट इज 3 यूनिट्स, यानी कि एक्स एक्सिस से ये 3 यूनिट्स दूर है। ठीक है, इतनी सी बात समझ में आ गई सबको, अमेजिंग। इसके अलावा हमने और क्या पढ़ा था, 9th के कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हमने 2-4 और छोटी छोटी चीज़ें पढ़ी थी। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर हम बात करते, इनफैक्ट अगर हम देखें अलग अलग टाइप के इक्वेशन के अलग अलग टाइप के हमें ग्राफ मिलते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर हमारे पास कभी लीनियर इक्वेशंस हो, जैसे कि ax + by + c = 0, इस टाइप के फॉर्म में अगर कोई इक्वेशन हो और इस इक्वेशन को अगर हम ग्राफिकली प्लॉट करें एक्स वाई एक्सिस लेते हुए, तो हम देखते हैं कि हमें हमेशा एक स्ट्रेट लाइन मिलता है। ग्रेट। दूसरी तरफ अगर कोई हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो, जैसे मान लो कि ax² + by + c = 0, ऐसे केसेस में जो प्लॉट हमें मिलता है दैट इज अ पैराबोला। ठीक है, तो ये सारी बातें ये तो थी छोटी मोटी क्विक रिकैप। लेकिन चलो आगे बढ़ते हैं और सबसे पहले, इससे पहले कि हम लोग आज के इस कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में जो पढ़ने वाले हैं उन टॉपिक्स तक जाने से पहले सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले हम हमारे कोऑर्डिनेट एक्सिस के साथ बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल हो जाएंगे, राइट, कि किस तरीके से पॉइंट के पोजीशन को हम बताते हैं। हम अगर हमारे कोऑर्डिनेट सिस्टम को देखें तो कितने क्वाड्रेंट्स होते हैं, पॉजिटिव एक्स एक्सिस किधर है, नेगेटिव एक्स एक्सिस किधर है, पॉजिटिव वाई नेगेटिव वाई एक्सिस किधर है, वगैरह वगैरह। मतलब हमारी सारी बेसिक्स को एक बार खुद अपने हाथों से करके देख लेते हैं, है ना। तो उससे एक अलग लेवल का कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो जाएगा और उसके बाद हम फटाफट से जो टॉपिक्स हमें अभी 10th के कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में पढ़ना है उनको पढ़ लेंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों, जब कभी भी हम कोऑर्डिनेट सिस्टम की बात करते हैं, टू बी मोर प्रिसाइज कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम की बात करते हैं, तो यहाँ पर होते हैं दो कोऑर्डिनेट एक्सिस, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। ठीक है, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस की जब हम बात करते हैं, यहाँ बीच में होता है एक ओरिजिन, राइट। ओरिजिन के रेस्पेक्ट में ही हम सारे के सारे मेजरमेंट्स करते हैं। ठीक है, तो इधर हो गया पॉजिटिव एक्स एक्सिस, देखो +1 2 3 4 5 6, इधर नेगेटिव एक्स एक्सिस -1 -2 -3 -4 -5, उसी तरह ऊपर की तरफ पॉजिटिव वाई एक्सिस और नीचे की तरफ नेगेटिव वाई एक्सिस। ठीक है, अब ये एक्स और वाई एक्सिस के वजह से हमारा जो ये पूरा प्लेन है, ये एक 2 डायमेंशनल प्लेन है ना, ये 4 क्वाड्रेंट में डिवाइड हो जाता है, राइट। तो ये हो गया हमारा क्वाड्रेंट 1, ये हो गया क्वाड्रेंट 2, ये हो गया क्वाड्रेंट 3 और ये हो गया क्वाड्रेंट 4। मतलब यूं समझ लो कि एक पूरा कमरा था जिसमें ये 2 एक्सिस के हेल्प से आपने उसे 4 खोपचों में डिवाइड कर दिया। मतलब 4 उसमें से 4 अलग अलग कमरे बन गए, मतलब 4 सेक्शंस बन गए। तो यहाँ पर उसे हम क्वाड्रेंट कहते हैं, लिख भी देती हूँ यहाँ पे, इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम कहते हैं क्वाड्रेंट्स। तो यहाँ पर टोटल 4 क्वाड्रेंट्स हैं। ठीक है, 1 2 3 4। ठीक है, अब जैसे एग्जाम्पल्स लेते हैं अलग अलग पॉइंट्स की। लेट अस सपोज यहाँ पर है कोई पॉइंट, लेट्स से P, ये एक पॉइंट P है। तो अगर इस पॉइंट P के कोऑर्डिनेट की बात करें तो देखो इसका x कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा, ये है पॉइंट P, राइट। तो इसका x कोऑर्डिनेट कितना हो जा रहा है 2, और इसका y कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा, देखो y कोऑर्डिनेट मतलब y एक्सिस पे इसकी वैल्यू कितनी है 2। तो P जो है 2,2 ये इसका कोऑर्डिनेट है। P कौन से क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। ठीक है, उसी तरीके से अगर मैं लेट्स से इस पॉइंट की बात करूं, लेट्स से Q ये पॉइंट है। अब इस पॉइंट का देखो x कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, x कोऑर्डिनेट मतलब y एक्सिस से इसका डिस्टेंस, देखो क्या वैल्यू हो जाएगी -2, कॉमा y कोऑर्डिनेट की वैल्यू कितनी है इसकी 3, तो ये हो जाएगा -2,3, ये हो जाएगा Q के कोऑर्डिनेट्स। उसी तरीके से अब चलो क्वाड्रेंट 3 में कोई पॉइंट लेते हैं। लेट अस सपोज हमने पॉइंट लिया ये वाला, लेट अस से इसका नाम रख दिया R। तो इसका x कोऑर्डिनेट कितना है, देखो x कोऑर्डिनेट इज -1, राइट, ठीक है। और इसका y कोऑर्डिनेट कितना है
-3, तो ये हो गया -1 -3। तो देखो थर्ड क्वाड्रेंट में एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट दोनों ही नेगेटिव है, राइट। फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या होगा, वाई कोऑर्डिनेट नेगेटिव होगा लेकिन एक्स कोऑर्डिनेट पॉजिटिव होगा। जैसे मान लो अगर हम ये वाला पॉइंट लेते हैं एस, तो इस पॉइंट पे इसके एक्स कोऑर्डिनेट की वैल्यू कितनी है, 3 है, करेक्ट, और वाई कोऑर्डिनेट की वैल्यू कितनी है, -3। ठीक है, तो इस तरीके से हम कभी भी कार्टेशियन सिस्टम में या फिर कोऑर्डिनेट सिस्टम में हम पॉइंट्स की पोजीशन बताते हैं, पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स निकालते हैं। अब यहाँ पर बच्चों एक और इंटरेस्टिंग चीज हम ये देखते हैं कि किसी भी दो पॉइंट्स को जोड़ करके हम बना सकते हैं लाइंस। जैसे पॉइंट P है और पॉइंट Q है, इन दोनों को अगर हम ज्वाइन कर दें तो हमें क्या मिल सकता है, हमें एक लाइन मिल सकता है। उसी तरह से लेटर से पॉइंट R है, पॉइंट S है, इन दोनों को अगर हम जोड़ दें तो हमें क्या मिल सकता है, हमें एक लाइन मिल सकता है। उसी तरीके से किसी 3 पॉइंट्स को अगर हम जोड़ दें तो हमें ट्रायंगल मिल सकता है। जैसे मान लो कि ये P है, ये Q है, ये R है, अगर हम इन तीनों को जोड़ देते हैं इस तरीके से तो हमें क्या मिल गया, PQR क्या मिल गया, एक ट्रायंगल मिल गया। उसी तरीके से अगर हम 4 पॉइंट्स को जोड़ दें, लेटर से PQRS, चारों को अगर हम जोड़ दें तो हमें क्या मिल गया, हमें एक क्वाड्रिलैटरल मिल गया। तो देखो इस तरीके से अब आपको समझ में आ रही होगी कि हाउ दिस कोऑर्डिनेट सिस्टम इज लिंक्ड टू ज्योमेट्री, और वही हम करते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में। मतलब ज्योमेट्री के जो शेप्स है उन्हीं शेप्स को पढ़ेंगे, बट कहाँ पढ़ेंगे, उनके पोजीशंस को जानते हुए उनके बारे में पढ़ेंगे, करेक्ट। तो इसीलिए इन सबको हम इस कार्टेशियन सिस्टम के ऊपर पढ़ेंगे। ये तो बहुत आसान था, क्यों बच्चों? तो प्यारे बच्चों अब अगला सवाल यह आता है कि वाई कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ क्यों रहे हैं, राइट। एक सवाल आता ही है दिमाग में। तो भाई जहां पर भी पोजीशनिंग की बात आती है वहां पर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का रोल होता है, इनफैक्ट बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। अगर हम मैप्स की बात करें, हम अपने फोन में मैप्स देखते हैं, राइट। मैप्स से हम अलग अलग जगहों के पोजीशन को डिटरमाइन कर सकते हैं और इस पोजीशनिंग में मदद करती है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। अगर किसी एयरक्राफ्ट के पोजीशन को डिटरमाइन करना हो इन स्पेस, वहां काम आती है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। बहुत सारे ऐसे वीडियो गेम्स होते हैं जहां पर ऑब्जेक्ट के लोकेशन को स्पेसिफाई किया जाता है, वहां पर भी काम आती है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। तो एक तरीके से आप कह सकते हो कि जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है ना, ये ज्योमेट्री के साथ ये पोजीशनिंग वाला फैक्टर लाके, ये कोऑर्डिनेट वाला फैक्टर लाके, ये एक तरीके से ज्योमेट्री और अलजेब्रा इन दोनों के बीच में एक लिंक, एक कड़ी सी बन जाती है, ठीक है। क्योंकि ज्योमेट्री में तो हम सिर्फ अलग अलग शेप्स के बारे में पढ़ते हैं कि भाई ट्रायंगल का एरिया कैसे निकालेंगे, सर्कल का सर्कमफेरेंस कैसे निकालेंगे, तो वी आर जस्ट बॉदर्ड अबाउट द शेप्स। यहाँ पर हम सिर्फ शेप से बॉदर्ड नहीं है, वो जो शेप्स है उनकी पोजीशनिंग क्या है उसको हम वी टेक इनटू अकाउंट, राइट। तो इस तरीके से कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री प्लेज अ वेरी क्रूशियल रोल, इनफैक्ट क्रूशियल है, तभी तो हम पढ़ रहे हैं इसके बारे में। तो चलो मेरे प्यारे बच्चों अब शुरुआत करेंगे हम 10th कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का पहला इंपॉर्टेंट टॉपिक विच इज डिस्टेंस फॉर्मूला। वैसे तो 10th की कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में 2 ही टॉपिक्स आपको पढ़ने हैं, एक डिस्टेंस फॉर्मूला, दूसरा सेक्शन फॉर्मूला। और ये 2 जो फॉर्मूले हैं इन्हीं के ऊपर बेस करके क्वेश्चंस होते हैं जो कि बहुत ज्यादा घुमा फिरा के भी नहीं पूछे जाते हैं। तो मतलब बॉटम लाइन ऑफ द स्टोरी ये है कि ये एक बहुत ही आसान चैप्टर है, सिर्फ 2 फॉर्मूले आपको पता होने हैं और थोड़ी बहुत प्रैक्टिस करनी है। तो इस चैप्टर के ना तो नंबर कहीं जाने दो और ना ही कॉन्सेप्ट्स को कहीं जाने दो, ठीक है। बहुत आसान चैप्टर है। चलो तो बहुत ही प्यार से आराम से समझते हैं डिस्टेंस फॉर्मूला, ठीक है। डिस्टेंस फॉर्मूला जैसे कि नाम ही बता रहा है, ये एक ऐसा फॉर्मूला है जो हमें 2 पॉइंट्स के बीच के डिस्टेंस को फाइंड आउट करने में मदद करेगा, ठीक है। तो देखो क्या लिखा हुआ है, डिस्टेंस बिटवीन एनी 2 पॉइंट्स P एंड Q, जहां पर P का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है x1 y1, Q का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है x2 y2, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस होगा कितना, √ x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। देख के फॉर्मूला लंबा लग सकता है, लेकिन एक बार जब मैं ये समझा दूंगी कि ये फॉर्मूला का लॉजिक आया कहां से, उसके बाद ये फॉर्मूला आपको हमेशा याद रहेगा, क्योंकि ये फॉर्मूला एक्चुअली मुश्किल है नहीं, ठीक है। अब इसको समझेंगे हम हमारे इस प्लॉट के हेल्प से। अब देखो ये है हमारा x एक्सिस, ये है हमारा y एक्सिस। भाई x और y एक्सिस तो हमेशा रहेगा, इनके बिना हम कुछ कर ही नहीं सकते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में कोऑर्डिनेट के बिना आप क्या करोगे, कुछ भी नहीं, है ना। तो भाई कोऑर्डिनेट्स बना लिए सबसे पहले, P जिसके कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं x1 y1, Q जिसके कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं x2 y2, ठीक है। P के कोऑर्डिनेट्स x1 y1 है, इसका मतलब क्या है,
कि ये जो पॉइंट P है इसका जो x कोऑर्डिनेट है यानी कि ये वाला डिस्टेंस जो है दैट इज x1, उसी तरीके से इसका जो y कोऑर्डिनेट है यानी कि ये वाला जो डिस्टेंस है दैट इज y1। ठीक उसी तरीके से Q2 के केस में जो ये वाला डिस्टेंस है, मतलब जो इसका जो ये वाले पॉइंट को भी इधर ज्वाइन कर लेते हैं तो इजी हो जाएगा, मतलब इसका जो ये वाला पूरा डिस्टेंस है दैट इज y2 और इसका जो ये वाला पूरा डिस्टेंस है दैट इज x2। कोऑर्डिनेट्स का मतलब तो यही होता है, इसमें तो कोई डाउट नहीं होगा। ठीक है, अब मुझे क्या निकालना है, मुझे PQ ये वाली डिस्टेंस निकालनी है। ठीक है, तो अब बच्चों बड़े ध्यान से देखो, बड़े प्यार से ध्यान से देखना। अब यहाँ पर इस पॉइंट P से अगर हम एक स्ट्रेट लाइन खींचे जो कि x एक्सिस के पैरेलल है, ठीक है, हमने क्या किया, एक स्ट्रेट लाइन खींच ली। ठीक है, ठीक उसी तरीके से यहाँ Q से हमने एक स्ट्रेट लाइन खींच ली जो y एक्सिस के पैरेलल है। ठीक है, तो अब ये 90 डिग्री हो गया क्योंकि x एक्सिस और y एक्सिस तो 90 डिग्री पे है। तो अब उस हिसाब से लेट अस सपोज इस पॉइंट को हमने R बोल दिया। तो अब अगर आप बड़े ध्यान से देखो, ट्रायंगल PQR जो है ये क्या है, ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है ना। तो यहाँ पर हमें क्या दिख रहा है, ट्रायंगल PQR जो है ये क्या बन गया है, ये एक राइट एंगल्ड ट्रायंगल है। ठीक है, राइट एंगल ट्रायंगल में मेरे प्यारे बच्चों हम क्या लगाते हैं, राइट एंगल ट्रायंगल में क्या लगाते हैं हम, पाइथागोरस थ्योरम। एग्जैक्टली। और मुझे यहाँ पर मेरा एक्सरसाइज क्या है, मुझे P और Q के बीच का डिस्टेंस निकालना है, यानी कि मुझे PQ की वैल्यू निकालनी है, PQ की लेंथ निकालनी है, वही मेरा डिस्टेंस है ना। तो हम क्या करेंगे, इस राइट एंगल ट्रायंगल को अगर ध्यान से देखें तो भाई ये PQ तो इस राइट एंगल ट्रायंगल का हाइपोटेन्यूज है ना। कोई भी राइट एंगल ट्रायंगल में क्या होता है, एक बेस होता है ना, एक परपेंडिकुलर होता है, एक हाइपोटेन्यूज होता है। हाइपोटेन्यूज कौन सा वाला साइड होता है, जो राइट एंगल के ऑपोजिट वाला साइड होता है। अब यहाँ तो राइट एंगल यहाँ पे है, इसका ऑपोजिट वाला साइड यही है, यानी कि ये हाइपोटेन्यूज है, ये बेस है और ये परपेंडिकुलर है ना, इस राइट एंगल ट्रायंगल में। अब मुझे हाइपोटेन्यूज निकालनी है। अब हमें क्या पता है, पाइथागोरस थ्योरम से हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है, बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, यानी कि हाइपोटेन्यूज इज इक्वल टू रूट ओवर बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, है ना। ये हमें पता है। ये ना बच्चों मैं आपको समझा रही हूँ, आपको ये पूरी चीज़ मतलब एक बार समझ जाओगे तो एनीवेज याद हो जाएगा, बट एज सच आपको एग्जाम में इसको डिराइव करने के लिए पूछा नहीं जाएगा। बट मैं ये इसलिए बता रही हूँ क्योंकि एक बार आप ये समझ गए ना तो इस फॉर्मूले को कभी भूलोगे नहीं, राइट। तो अब हाइपोटेन्यूज ही मेरा क्या है, PQ है, जो मुझे निकालना था मेरे प्यारे बच्चों। तो हो जाएगा रूट ओवर B क्या है। अब आप मुझे बताओगे कि ये जो B है, इस B की लेंथ कितनी हो जाएगी। बहुत से बच्चे ना एकदम हड़बड़ाए हुए रहेंगे कि मुझे पहले जवाब देना है, जैसे क्लास में होता है ना, जैसे मैम ने कुछ नहीं पूछा कि तुरंत हाथ खड़े करने, भले गलत जवाब दे, है ना। तो बहुत से बच्चे हड़बड़ा के बोल देंगे कि B की वैल्यू मैम हो जाएगी x2, और जैसे ही वो ऐसा बोलेंगे उनका जवाब गलत हो जाएगा। भाई ध्यान से देखो, B जो है वो यहाँ से शुरू हो रहा है, यहाँ से लेके यहाँ तक है B। तो कितना हो जाएगा, x2 में से x1 माइनस करना पड़ेगा, ये पूरा x2 है, x2 में से इतना वाला पोर्शन को माइनस करना पड़ेगा, तो मतलब x2 माइनस x1 हो जाएगा B। तो B की जगह तुम लिख दो x2 माइनस x1 और B का होल स्क्वायर था, प्लस P मतलब ये वाली हाइट कितनी हो जाएगी, सिर्फ इतनी सी हाइट, मतलब ये पूरी हाइट जो कि है y2, उसमें से y1 को सब्ट्रैक्ट कर दो, तो यानी कि y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अरे भाई इतनी सी ही बात थी, एग्जैक्टली इसी फॉर्मूले को यहाँ पर लिखा हुआ है, ये कुछ भी अलग नहीं है, इट इज एग्जैक्टली द सेम थिंग। ठीक है, तो मतलब कोई भी दो पॉइंट के बीच का जो हम डिस्टेंस निकालते हैं, दैट डिस्टेंस इज बेसिकली हाइपोटेन्यूज रूट ओवर B स्क्वायर प्लस P स्क्वायर, वही हम निकाल रहे होते हैं। अब B जो है वो बेस है, बेस x एक्सिस के अलॉन्ग है, तो बेस कैसे निकाल रहे हैं, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर से, और परपेंडिकुलर कैसे निकाल रहे हैं, y2 माइनस y1 से, तो उसका होल स्क्वायर। ठीक है, तो अब याद रहेगा, क्योंकि क्या होता है ना, अगर आपको ये याद रह गया ना कि पाइथागोरस थ्योरम से निकालते थे, तो आपको रूट ओवर
पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये तो याद रह जाएगा। जहां वो याद रह गया तो ये वाली छोटी सी चीज याद आ ही जाएगी कि p वहां पे y2 माइनस y1 था और b वहां पे x2 माइनस x1 था, है ना। तो होता क्या है, बहुत बार अगर हमें ये पता होता है ना कि ये फॉर्मूला आया किधर से, अगर वो कहानी याद होती है ना तो फॉर्मूला भी फिर हम भूलते नहीं है, ठीक है। और बाकी जैसा कि मैंने पहले भी बताया, 2 क्वेश्चन करने की देर है, उसके बाद फॉर्मूला अपने आप याद हो जाना है, ठीक है। तो चलो मेरे प्यारे बच्चों, अब फॉर्मूला पता चल चुका है, सब लोग अपनी कॉपी में इस फॉर्मूले को लिख डालो, डिस्टेंस फॉर्मूला को लिख डालो, और अब हम इसका यूज देखेंगे। तो चलो बच्चों क्वेश्चन सॉल्व करना शुरू करें। मेरे साथ साथ सारे क्वेश्चंस खुद से सॉल्व करो, तभी जाके जो है कॉन्सेप्ट सही मायने में क्रिस्टल क्लियर होंगे। इनफैक्ट अगर मेरे साथ साथ ये सारे क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो मुझे लगता है उसके बाद आपको अलग से ये चैप्टर पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, उसके बाद आप सीधा सीधा जाके बचे हुए क्वेश्चन अपने टेक्स्ट बुक से सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। तो चलो पहला क्वेश्चन कह रहा है फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ पॉइंट्स, ठीक है। पहला वाला सॉल्व करते हैं, ठीक है। 2 पॉइंट्स हमें दिए हुए हैं, पहला पॉइंट ये है 2,3, दूसरा पॉइंट है 4,1, ठीक है। हमें क्या करना है, डिस्टेंस निकालना है, यानी कि किसका यूज करना है, डिस्टेंस फॉर्मूला का। तो सबसे पहले यहाँ ऊपर हम डिस्टेंस फॉर्मूला को लिख लेते हैं। डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है, अगर हमें 2 पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं, अभी अभी हमने देखा था, √x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ठीक है। अब देखो पहले सेट ऑफ पॉइंट्स के केस में x1 की वैल्यू है 2, x2 की वैल्यू है y1 की वैल्यू है 3, उसी तरह x2 की वैल्यू है 4 और y2 की वैल्यू है 1, ठीक है। अब इन वैल्यूज को लेते हुए हम इनके बीच का डिस्टेंस निकालते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, √x2 माइनस x1, x2 क्या है 4 माइनस x1 क्या है 2, इसका होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1, y2 क्या है 1 और y1 क्या है 3, इसका होल स्क्वायर, ठीक है। तो इसको कैलकुलेट करेंगे तो कितना आएगा, 4 माइनस 2 इज 2, 2 का स्क्वायर प्लस 1 माइनस 3 इज माइनस 2 का स्क्वायर भी 4, तो ये आ जाएगा √8, √8 बोले तो 2√2 एंड दिस इज द आंसर। इतनी सी बात थी, जी हाँ इतनी सी ही बात थी। तो √2 यूनिट्स ऐसा लिख सकते हो आप, क्योंकि एग्जैक्ट यूनिट मीटर है, सेंटीमीटर है, क्या है वो हमें यहाँ पर दिया हुआ है नहीं, तो इतना यूनिट्स इसका डिस्टेंस हो जाएगा, ठीक है। अब अगला है -5,7 -1,3, ये भी मैं ही करके दूँ, कुछ खास तो है नहीं यार। चलो ये आपका होमवर्क क्वेश्चन है, इसको आप खुद से करो और उसके बाद कमेंट्स में मुझे बताओ अगर आपने किया या नहीं किया, कितना आंसर आया, ठीक है। चलो अब देखते हैं तीसरे में दिया हुआ है a, b और -a, -b। अब ये जो a है, ये a किसकी वैल्यू है x1 की, जो b है वो किसकी वैल्यू है y1 की, -a किसकी वैल्यू है x2 की और -b किसकी वैल्यू है y2 की, ठीक है। तो इन वैल्यूज को लेते हुए इन दोनों पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस निकालेंगे। तो इनके बीच का डिस्टेंस d कितना हो जाएगा, √x2 माइनस x1, x2 है -a माइनस x1 जो कि है a, इसका होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1, y2 है -b माइनस y1 है b, इसका होल स्क्वायर, ठीक है। तो अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, √-2a का होल स्क्वायर प्लस -2b का होल स्क्वायर, ठीक है। ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 4a स्क्वायर प्लस 4b स्क्वायर। अगर हम 4 को कॉमन ले लेते हैं तो ये 2 बन के बाहर आ जाएगा और अंदर रह जाएगा √a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, और ये हो जाएगा हमारा आंसर। तो डिस्टेंस फॉर्मूला के ऊपर बेस्ड हम डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस ट्राई करेंगे, ठीक है, ताकि जब आप खुद से सॉल्व करने जाओ तो आप कहीं फंसो नहीं, क्योंकि मैं हर टाइप के क्वेश्चंस आपको करा चुकी होंगी तब तक, ठीक है। तो यहाँ देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2, जहाँ पे पूछा गया है डिटरमाइन इफ द पॉइंट्स 1,5, 2,3, -2, -11 आर कोलिनियर। अब आप पूछोगे कि मैम ये भी डिस्टेंस फार्मूला के ऊपर बेस्ड है। बिल्कुल, ये भी डिस्टेंस फार्मूला से हम प्रूव कर सकते हैं। कोलिनियर मतलब 3 ऐसे पॉइंट्स, 3 या कितने भी पॉइंट्स, मल्टीपल पॉइंट्स जिनको ज्वाइन करने पे जो एक सिंगल लाइन पे लाई करते हो उसे हम कोलिनियर कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमें बताना है कि क्या ये जो 3 पॉइंट्स है, मान लेते हैं ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है और ये पॉइंट सी है, क्या ए बी सी कोलिनियर है।
अगर अगर है कि नहीं अभी तक पता नहीं है, अगर ए बी सी कोलिनियर होता है इसका मतलब है कि ए बी और सी जो है ये एक लाइन पे लाई करेगा, अगर ए बी सी कोलिनियर होता है। ठीक है, अभी इसमें स्टार मार्क है क्योंकि हमको पता नहीं है कि ये कोलिनियर होगा या नहीं, लेकिन अगर ये कोलिनियर होता है तो उस केस में चूंकि ये तीनों सेम लाइन में लाई करेगा, तो वैसे सिचुएशन में हम कह सकते हैं कि ए बी प्लस बी सी विल बी इक्वल टू ए सी, क्योंकि अगर ये तीनों सेम लाइन में लाई कर रहे हैं, चाहे बी ए के करीब हो या बी सी के करीब हो, उससे फर्क नहीं पड़ता है, बट ए बी प्लस बी सी विल ऑलवेज बी इक्वल टू ए सी अगर ये कोलिनियर होता है तो। ठीक है, तो यानी कि ये जो रिलेशनशिप है इसी को हम कंडीशन की तरह यूज कर लेंगे फॉर कोलिनियरिटी, मतलब ये कोलिनियर है या नहीं ये पता करने के लिए हम इसी का यूज करेंगे। मतलब हम क्या करेंगे, यहाँ पर ए बी और सी के कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं, हम ए बी की वैल्यू निकालेंगे, बी सी की वैल्यू निकालेंगे, ए सी की वैल्यू निकालेंगे, फिर हम देखेंगे कि क्या ए बी प्लस बी सी इज इक्वल टू ए सी है। अगर ऐसा है तो ये कोलिनियर है, अगर ऐसा नहीं है तो ये कोलिनियर नहीं है। समझ गए हम क्या करने वाले हैं? तो चलो देर किस बात की, करते हैं। ए और बी दिया हुआ है, ए बी कैसे निकालेंगे, बी सी कैसे निकालेंगे और ए सी कैसे निकालेंगे, बताओ मुझे कैसे निकालेंगे हम ये वैल्यूज? डिस्टेंस फॉर्मूला से है, क्योंकि ए बी क्या है, डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी है ना। तो चलो निकालते हैं, रूट ओवर x2 माइनस x1, x2 हो जाएगा 2 माइनस x1 हो जाएगा 1 इसका होल स्क्वायर, प्लस y2 माइनस y1 दैट इज 3 माइनस 5 का होल स्क्वायर। तो ये कितना हो जाएगा, रूट ओवर 1 प्लस 4 दैट इज रूट ओवर 5। ठीक है, अब बी सी निकालते हैं, बी और सी के बीच में, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, रूट ओवर x2 माइनस x1 दैट इज माइनस 2 माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस माइनस 11 माइनस 3 का होल स्क्वायर। तो ये कितना हो जाएगा, माइनस 4 का होल स्क्वायर दैट इज 16, यहाँ पे हो जाएगा 12 13 14 माइनस 14 का होल स्क्वायर दैट इज 196। ठीक है, तो ये हो जाएगा रूट ओवर 212। ठीक है, ये भी निकल गया। ठीक इसी तरीके से ए सी निकालेंगे, जब ए सी निकालेंगे तो ये क्या हो जाएगा, रूट ओवर माइनस 2 माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस माइनस 11 माइनस 5 का होल स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू रूट ओवर माइनस 3 का होल स्क्वायर 9 प्लस माइनस 16 का होल स्क्वायर 256 रूट ओवर 265। तो इस तरीके से हमने ए बी, बी सी और ए सी की वैल्यूज निकाल ली। ठीक है, अब चलो देखते हैं ए बी प्लस बी सी अगर हम करते हैं, अब यहाँ से अगर हम ए बी प्लस बी सी करते हैं तो क्या आएगा, रूट ओवर 5 प्लस रूट ओवर 212। ठीक है, एंड इज दैट इक्वल टू रूट ओवर 265? नो। तो यानी कि यहाँ पर हियर ए बी प्लस बी सी इज नॉट इक्वल टू ए सी, देयरफॉर ये जो गिवन पॉइंट्स ए बी सी है ये कैसे हैं, दे आर नॉन कोलिनियर। वही किया हमने, ये कंडीशन क्या यहाँ पर सेटिस्फाई हुआ, यहाँ पर सेटिस्फाई नहीं हुआ, सेटिस्फाई नहीं हुआ तो इसका मतलब ये कोलिनियर नहीं होंगे। ठीक है, लॉजिक समझ में आया? अब देखो एक तरीके से इस क्वेश्चन में हमने मैथमेटिकली किसका यूज किया, सिर्फ डिस्टेंस फॉर्मूला का ही तो यूज किया ए बी बी सी ए सी निकालने के लिए, है ना। तो ये एक बहुत ही शानदार क्वेश्चन हो गया जो डिस्टेंस फॉर्मूला के एप्लीकेशन पे बेस्ड है। तो चलो प्यारे बच्चों अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। यहाँ पे क्वेश्चन कह रहा है चेक वेदर 5, -2, 6, 4, 7, -2 आर द वर्टिसेस ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। आइसोसेलेस ट्रायंगल क्या होता है, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं बच्चों, बता दो फटाफट से। आइसोसेलेस ट्रायंगल एक ऐसा ट्रायंगल होता है जिसके दो साइड्स का लेंथ बराबर होता है। तीनों साइड का बराबर हो गया तो उसे कहेंगे इक्विलैटरल। आइसोसेलेस मतलब किसी भी दो साइड का लेंथ बराबर होता है। तो लेट अस सपोज अगर हम इस ट्रायंगल को कहते हैं ए बी सी, आइसोसेलेस ये तभी होगा अगर इसका कोई दो साइड बराबर हो। ठीक है, अब साइड्स बराबर हैं या नहीं वो हम यहाँ पे कैसे पता करेंगे, साइड्स के लेंथ को निकाल के, है ना। तो मान लेते हैं कि ये जो तीनों पॉइंट्स हैं इनको हम ए बी और सी
कह देते हैं। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर डिस्टेंस फॉर्मूला के हेल्प से ए बी की लेंथ निकालेंगे, बी सी की लेंथ निकालेंगे और ए सी की भी लेंथ निकालेंगे। ठीक है, और उसके बाद अगर ए बी और ए सी या फिर कोई भी दो लेंथ बेसिकली अगर बराबर हो जाती है तो हम क्या कहेंगे कि ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है। ठीक है, अब यहाँ पर तो हमने इसको रैंडमली एक ए बी सी नाम दे दिया है, राइट। अब ए बी और ए सी बराबर हो तो भी आइसोसेलेस है, अगर ए बी और बी सी बराबर हो तो भी आइसोसेलेस है ना। कोई भी दो जो है वो बराबर होना चाहिए। ठीक है, ए बी निकालते हैं तो रूट ओवर, देखो मेरे साथ साथ ही ये 2-3 क्वेश्चन करते करते ही आपको डिस्टेंस फॉर्मूला बिल्कुल याद हो जाएगा, दिमाग में सेट हो जाएगा, कहीं नहीं हिलेगा। ए बी, तो बी में हो गया ये x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस ऑफ -2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो ये कितना हो गया, ये हो गया रूट ओवर 5, 6 माइनस 5 1 का होल स्क्वायर 1 प्लस 4 प्लस 2 6 का होल स्क्वायर 36। तो ये हो गया रूट ओवर 37। ठीक है, ये ए बी निकल गया। अब बी सी निकालेंगे, तो बी सी निकालने के लिए x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो ये कितना आ जाएगा, रूट ओवर 1, यहाँ पे आ गया -6 का होल स्क्वायर यानी कि 36। तो ये आ गया 30 रूट ओवर 37। तो भाई देखो ए बी और बी सी दोनों की ही वैल्यू कितनी निकल के आई है, रूट ओवर 37। अब ए सी देख लेते हैं, तो ए सी क्या हो जाएगा, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो ये तो 0 हो जाएगा, ये पूरी चीज़ कैंसिल हो जाएगी। तो ये 2 का होल स्क्वायर दैट इज रूट ओवर 4 विच इज इक्वल टू 2। तो अब अगर बच्चों हम इन वैल्यूज़ को देखें तो हम क्या देखते हैं, दो साइड्स बराबर हैं विच इज़ रूट ओवर 37। कौन कौन से साइड, ए बी और बी सी बराबर हैं, यानी कि ए बी का जो लेंथ है ये भी रूट ओवर 37 है और बी सी का जो लेंथ है ये भी रूट ओवर 37 है, यानी कि ये लेंथ और ये लेंथ बराबर है। लेकिन ए सी की जो लेंथ है दैट इज़ 2, लेकिन उससे क्या फ़र्क पड़ता है, दो साइड्स बराबर है, यानी कि क्या ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है। यस, दिस इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। तो बच्चों आप लोग भी कर रहे हो ना हर एक क्वेश्चन सॉल्व मेरे साथ साथ, ऐसा नहीं होना चाहिए, देन दैट विल बी अनफेयर कि सिर्फ मैं यहाँ पे बोले जा रही हूँ, सॉल्व करे जा रही हूँ और आप बस मजे में बैठ के ऐसे देख रहे हो, ये नहीं चलेगा। तो आप लोगों को भी साथ साथ में सॉल्व करना है। तो चलो आगे बढ़ते, देखते क्वेश्चन नंबर 4 जहाँ पे पूछा गया है नेम द टाइप ऑफ क्वाड्रिलैटरल, यानी कि भाई यहाँ पे 4 साइड्स होने वाले हैं, फॉर्म्ड इफ एनी बाय दीज पॉइंट्स, मतलब यहाँ पर 4 पॉइंट्स दिए गए हैं। ठीक है, और हमें ये बताना है क्या इन 4 पॉइंट्स से मिल करके कोई किसी पर्टिकुलर टाइप का क्वाड्रिलैटरल बनेगा। क्वाड्रिलैटरल बहुत टाइप के होते हैं, जैसे रेक्टेंगल होता है, स्क्वायर होता है, रोम्बस होता है, पैरेललोग्राम है, ऐसे बहुत तरह के हैं। तो सबसे पहले तो इन पॉइंट्स का नामकरण कर लेते हैं, ए बी सी और डी। ठीक है, अब जो है ए बी सी डी का जो है हम लोग लेंथ निकालेंगे, तभी तो पता चलेगा कि भाई कुछ बराबर है। अगर जैसे मान लो अगर ये स्क्वायर हुआ तो चारों साइड्स बराबर होंगे, अगर रेक्टेंगल हुआ तो ऑपोजिट साइड्स बराबर होंगे, राइट। अगर सिर्फ एक कोई जनरल क्वाड्रिलैटरल हुआ तो शायद कोई भी साइड बराबर नहीं होगा, है ना। तो चलो सबसे पहले हम ए बी, बी सी, सी डी, ए डी, इन सब की वैल्यूज़ निकालते हैं। ठीक है, कैसे निकालेंगे, वही अपना डिस्टेंस फॉर्मूला और क्या। तो ए बी तो x2 माइनस 3 यानी कि x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ये कितना हो गया, रूट ओवर 6 का होल स्क्वायर दैट इज 36, यहाँ पर -4 का होल स्क्वायर दैट इज 16। तो ये हो गया रूट ओवर 52। ठीक है, अब बी सी निकालते हैं, बी सी। तो बी सी कैसे निकालेंगे, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो ये कितना हो जाएगा, -3 का होल स्क्वायर दैट इज 9, 2 का होल स्क्वायर दैट इज 4। तो ये हो गया रूट ओवर 13। बहुत बढ़िया। सी डी निकालते हैं। देखो ऐसे ये जो साइड्स हमने अभी तक में मेरे ख्याल से डिस्टेंस फार्मूला हम लोग 10 बार तो अप्लाई कर चुके हैं, हर एक साइड को निकालने के लिए हम डिस्टेंस फार्मूला लगा रहे हैं, है ना। सी डी
तो चलो भाई सी डी के लिए शुरू हो जाओ। सी डी का x2 हो गया -1 माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 दैट इज -4 माइनस 3 का होल स्क्वायर। तो ये कितना हो गया, -1 का होल स्क्वायर विल बी 1, -7 का होल स्क्वायर विल बी 49। तो ये हो गया √50। अब देखेंगे ए डी, है ना, तो ए डी निकाल लो। ए डी डी में हो जाएगा x2 हो गया -1, a हो गया -3, सो -1 माइनस -3 दैट इज -1 प्लस 3 का होल स्क्वायर प्लस -4 माइनस 5 का होल स्क्वायर। तो ये कितना हो जाएगा, √2 का स्क्वायर दैट इज 4 माइनस 9 का होल स्क्वायर दैट इज 81। तो ये हो जाएगा √85। तो भाई हमने चारों साइड्स की लेंथ तो निकाल ली है, ठीक है। अब इन वैल्यूज पे ध्यान दो, √52, √13, √50, √85। क्या इनमें से कोई भी वैल्यू बराबर है? कुछ भी लिंक नहीं है, मतलब चारों जो है वो अलग अलग वैल्यूज है, विच मीन्स कि ये किस टाइप का क्वाड्रिलेटरल है भाई, ये तो एक जनरल क्वाड्रिलैटरल ही है, ये किसी टाइप का क्वाड्रिलैटरल नहीं है, क्योंकि यहाँ पर हमें किसी तरह का पैटर्न नहीं दिख रहा है। मतलब ये जो चार साइड्स हैं जो अलग अलग लेंथ के हैं, इनसे एक क्वाड्रिलैटरल बन तो सकता है, कोई सा भी एक क्वाड्रिलैटरल बन सकता है जिनके चारों साइड्स के जो लेंथ्स हैं वो अलग अलग हैं, वो बराबर नहीं है। तो इस तरह का एक जनरल क्वाड्रिलैटरल इन पॉइंट से बन सकता है। तो तैयार हैं हम लोग देखने के लिए क्वेश्चन नंबर 5। बहुत इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन है लेकिन आसान है। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है फाइंड द पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस। बड़े ध्यान से देखो, पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस के ऊपर एक ऐसा पॉइंट निकालो विच इज इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम 2, -5 एंड -2, 9। मतलब हमें दो पॉइंट्स दिए हुए हैं। लेट अस सपोज ये पॉइंट A है, ये पॉइंट B है। हमें एक ऐसा पॉइंट निकालना है जो एक्स एक्सिस पे है। लेट अस सपोज वो पॉइंट P है। अब ये पॉइंट P जो है, इसके कोऑर्डिनेट्स मुझे नहीं पता है। अगर मैं बोलूँ कि इसके कोऑर्डिनेट्स नहीं पता है, दैट इज पार्टली करेक्ट। क्यों? क्योंकि इसका एक कोऑर्डिनेट मुझे पता है। अगर ये पॉइंट P एक्स एक्सिस पे ही लाई करता है, इसका क्या मतलब है, जैसे मान लो ये है मेरा एक्स एक्सिस और ये है मेरा वाई एक्सिस। ये जो पॉइंट P है ये अगर एक्स एक्सिस के ऊपर लाई करता है, एक्स एक्सिस के ऊपर बच्चों लाई करने वाला कोई भी पॉइंट जो होगा उसका वाई कोऑर्डिनेट कितना होगा मेरे प्यारे बच्चों, बताओ फटाफट से। एक्स एक्सिस के ऊपर लाई करने वाला कोई भी पॉइंट, उसका वाई कोऑर्डिनेट विल बी 0 एग्जैक्टली। तो इसका मतलब इसका एक्स कोऑर्डिनेट मुझे पता नहीं है, बट इसका वाई कोऑर्डिनेट मुझे पता है विच इज 0। ठीक है, तो यानी कि मुझे ये पॉइंट P निकालनी है, मतलब बेसिकली मुझे सिर्फ x की वैल्यू निकालनी है। वेरी सिंपल है ना। दिया हुआ क्या है कि ये P जो है A से जितनी दूरी पे है B से भी उतनी दूरी पे है। इसका मतलब हमारे पास गिवन क्या है, P का जो डिस्टेंस है A से दैट इज इक्वल टू P का जो डिस्टेंस है B से। ठीक है, तो इसका मतलब मुझे PA निकालनी पड़ेगी और मुझे PB निकालनी पड़ेगी और दोनों को इक्वेट करनी होगी। सिंपल। चलो PA कैसे निकालेंगे, डिस्टेंस फॉर्मूला से। और कैसे, तो PA क्या हो जाएगा, PA A हो गया x2 हो गया 2 माइनस x का होल स्क्वायर प्लस y2 हो गया -5 माइनस y1 है 0 का होल स्क्वायर। तो ये हो जाएगा √2 माइनस x का होल स्क्वायर और यहाँ पे -5 का होल स्क्वायर विच इज 25। ठीक है, ठीक इसी तरीके से निकाल लेते हैं PB कितना हो जाएगा, √x2 हो गया -2 माइनस x का होल स्क्वायर प्लस y2 हो गया 9 माइनस 0 का होल स्क्वायर। तो ये हो जाएगा √-2 माइनस x का होल स्क्वायर प्लस 81। ठीक है, अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन PA और PB की जो वैल्यू है वो बराबर है, तो हम क्या लिख सकते हैं, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये दोनों बराबर है, तो हम लिख सकते हैं 2 माइनस x का होल स्क्वायर प्लस 25 इज इक्वल टू -2 माइनस x का होल स्क्वायर प्लस 81। ठीक है, अब इस इक्वेशन को सॉल्व करके मेरे प्यारे बच्चों हम x की वैल्यू निकालेंगे। तो चलो सॉल्व करने में जुट जाते हैं। a माइनस बी होल स्क्वायर है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab दैट इज 2 इंटू 2 इंटू एक्स दैट इज -4x प्लस 25। ठीक है, दिस इज इक्वल टू इधर क्या हो जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस
2 इंटू ए इंटू बी, तो ये हो जाएगा प्लस 4x प्लस 81। ठीक है, अब देखो ये एक्स स्क्वायर और ये एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया, ये 4 और ये 4 भी कैंसिल हो गया, तो इधर है -4x, ये वाला 4x भी इधर आ जाएगा तो -4x, तो इधर हो गया -8x प्लस 25 माइनस 81 इज इक्वल टू 0, यानी कि -8x 25 माइनस 81 तो -56 इज इक्वल टू 0। तो फिर x की वैल्यू कितनी हो जाएगी? -7। तो x की वैल्यू कितनी हो गई मेरी प्यारे बच्चों? x की वैल्यू हो गई -7, यानी कि ये जो पॉइंट की हम बात कर रहे थे, पॉइंट P, ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा -7,0, ये हो जाएगा हमारा पॉइंट। ठीक है, तो यानी कि इस पूरे क्वेश्चन को सॉल्व करने का मेन कैच क्या था? द पॉइंट वाज लाइंग ऑन द एक्स एक्सिस, यानी कि y कोऑर्डिनेट इसका 0 होगा, यही इसका मेन कैच था। तो बहुत ही जबरदस्त चल रहा है अभी तक तो, क्यों बच्चों, है ना? एक डिस्टेंस फॉर्मूला क्या सीख लिया हमने, उसके हेल्प से हम ये प्रूव कर पा रहे हैं कि गिवन पॉइंट्स कोलिनियर है कि नहीं, गिवन ट्रायंगल आइसोसेलेस है कि नहीं, गिवन क्वाड्रिलैटरल जनरल क्वाड्रिलैटरल है या स्पेशल क्वाड्रिलैटरल है ना? मतलब मजा ही आ जा रहा है। मैंने बताया था कि इस पूरे वीडियो में, इस पूरे चैप्टर में सिर्फ 2 ही फॉर्मूले हैं, एक तो डिस्टेंस फॉर्मूला, दूसरा सेक्शन फॉर्मूला। ठीक है, तो डिस्टेंस फॉर्मूला के ऊपर बेस्ड ये है हमारा आखिरी सवाल अभी के लिए। ठीक है, बट आई एम प्रिटी श्योर कि अगर ये जितने भी 6 क्वेश्चंस मैंने आपको कराए, अगर वो आपने अच्छे से समझ के मेरे साथ किया है, ट्रस्ट माई वर्ड्स, मार्क माई वर्ड्स, कि आप एक भी क्वेश्चन में फंसोगे नहीं। बहुत कहीं पे थोड़ी मोड़ी जगह पे आप फंस भी गए तो अलग बात है, बट सभी क्वेश्चन आप खुद से कर पाओगे, दैट इज अ गारंटी। ठीक है, इनफैक्ट अगर आप चाहो आज ही आजमा के देखना, इस वीडियो को देखने के बाद खुद से ट्राई करो क्वेश्चन सॉल्व करना, एंड यू विल सी द मैजिक। ठीक है, तो चलो क्वेश्चन नंबर 6, फाइंड वैल्यूज ऑफ y फॉर विच डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट्स P एंड Q इज 10 यूनिट्स। मतलब यहां पर बस खाली क्वेश्चन को घुमा दिया गया है। अब तक तो हम क्या कर रहे थे, ये पॉइंट और ये पॉइंट के बीच का डिस्टेंस निकाल रहे थे, यहां डिस्टेंस दिया हुआ है। ठीक है, लेकिन इनमें से एक पॉइंट के y कोऑर्डिनेट को वेरिएबल कर दिया गया है, इतनी सी बात है। ठीक है, अब मैं और आप तो अब तक बिल्कुल प्रो हो चुके हैं 2 पॉइंट के बीच के डिस्टेंस को निकालने में, है ना? तो PQ का डिस्टेंस कितना हो जाएगा? x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा। ये निकालना तो अब बाएं हाथ का खेल हो गया है, और इसकी वैल्यू कितनी दी हुई है यहाँ पर? दिस इज गिवन एज 10। ठीक है, मतलब भाई इस इक्वेशन को सॉल्व करना है। अगर इधर से स्क्वायर रूट हटा देंगे तो इधर स्क्वायर हो जाएगा, मतलब दोनों साइड अगर हम स्क्वायर कर दें तो क्या हो जाएगा? 10 माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस y प्लस 3 का होल स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू, दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे तो 10 का स्क्वायर हो जाएगा 100, 8 8 ज़ा 64 प्लस a प्लस बी होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab इज इक्वल टू 100। ठीक है, तो यहाँ पर हमें एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल रहा है, y स्क्वायर प्लस 6y प्लस 64 प्लस 9 दैट इज 73 माइनस 100 इज इक्वल टू 0, यानी कि y स्क्वायर प्लस 6y माइनस 27 इज इक्वल टू 0। तो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल गया है हमें बच्चों। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व कर पाएंगे? अरे मैम इसमें कौन सी नई बात है, कितने क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमने सॉल्व करे हैं इसके पहले, है कि नहीं? तो इसको भी कर देंगे। चलो करते हैं, फिर यहाँ पे करेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व। कौन सा मेथड यूज करें? मिडिल टर्म स्प्लिटिंग आराम से कर सकते हैं। 6 है, 6y है बीच में, और इधर माइनस 27y स्क्वायर है। 9 3 ज़ा 27 होता है और 9 माइनस 3 6 होता है, तो बस हो गया मिडिल टर्म स्प्लिटिंग। ये हो जाएगा y स्क्वायर प्लस 9y माइनस 3y माइनस 27 इज इक्वल टू 0। कितने बच्चों को ऐसा लगा कि अरे मैम ने ये क्या कर डाला? जितने भी बच्चों को लगा वो वापस जाओ और क्वाड्रेटिक इक्वेशन का वीडियो देखो। ठीक है, कैसे सॉल्व किया हमने फिर भी बता देती हूँ। 6y को हम ऐसे तोड़ेंगे, 6y को कैसे तोड़ा हमने? 9y माइनस 3y सच दैट 9y और माइनस 3y का जो प्रोडक्ट है दैट इज इक्वल टू a इंटू सी, जो कि है 1 इंटू माइनस 27, है ना? मतलब ये किस फॉर्मेट में है? ये है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, इस फॉर्मेट में है ना हमारा ये इक्वेशन। तो
इस b को हम ऐसे तोड़ते हैं दो टर्म्स के सम में या डिफरेंस में, सच दैट उनका प्रोडक्ट इज इक्वल टू a इंटू सी। ये हमने मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड में पढ़ा है, ठीक है। तो अब यहाँ पर पहले दो टर्म्स में y को कॉमन ले लेंगे तो y प्लस 9, दूसरे दोनों टर्म्स में -3 कॉमन ले लिया तो अगेन y प्लस 9 इज इक्वल टू 0। इसको सॉल्व करेंगे बच्चों तो y प्लस 9 इंटू वाई माइनस 3 इज इक्वल टू 0। इसका मतलब y की वैल्यू -9 भी हो सकती है और y की वैल्यू +3 भी हो सकती है। तो मेरे प्यारे बच्चों y के इन दोनों ही वैल्यूज के लिए P और Q के बीच का डिस्टेंस कितना होगा? 10 यूनिट्स। ये तो बहुत आसान था, क्यों बच्चों? तो चलो बच्चों अब आगे बढ़ेंगे हम हमारे अगले टॉपिक की तरफ। उसके पहले सुनते हैं एक छोटी सी कहानी। दो गांव हैं, एक का नाम है ढोलकपुर, काफी जाना पहचाना सा नाम होगा बहुत से बच्चों के लिए, और दूसरे गांव का नाम है सोनकपुर। अब ये जो दो गांव हैं या टाउन्स हैं कह लो, इन दोनों टाउन्स के बीच में कहीं पर हम बनाना चाह रहे हैं एक स्कूल, ताकि सोनकपुर और ढोलकपुर दोनों ही टाउन्स के बच्चे उस स्कूल में आ सके पढ़ने के लिए, ठीक है। अच्छा, अब ऐसा देखा गया कि भाई सोनकपुर से जो बच्चे पढ़ने के लिए आएंगे वो काफ़ी कम हैं ढोलकपुर के मुकाबले, तो इसीलिए ऐसा तय किया गया कि जो स्कूल है वो ढोलकपुर से जितनी दूरी पे होगा उससे दुगनी दूरी पे वो होगा सोनकपुर से, यानी कि जो स्कूल है वो ढोलकपुर के थोड़ा करीब होगा, ठीक है। तो अब जो स्कूल की जो पोजीशन होगी वो कुछ इस तरीके से होगी, सच दैट ढोलकपुर और सोनकपुर के बीच का जो टोटल डिस्टेंस है उसको ये जो स्कूल है, स्कूल का जो पोजीशन है वो उसे 2:1 रेशियो में डिवाइड कर देगा। 2:1 में क्यों? क्योंकि सोनकपुर से इसकी जो डिस्टेंस है और ढोलकपुर से इसकी जो डिस्टेंस है स्कूल की वो बराबर नहीं है। ढोलकपुर से अगर इसकी डिस्टेंस है x तो सोनकपुर से इसकी डिस्टेंस हो जाएगी 2x, 2 टाइम्स है, राइट। तो इसीलिए मैंने कहा 2:1 रेशियो में ये इस लाइन को डिवाइड कर देगा। तो जब कभी बच्चों इस तरह की सिचुएशन आती है जहां पर हमें पता होता है कि भाई एक पॉइंट है, वो पॉइंट एक गिवन लाइन को एक पर्टिकुलर रेशियो में डिवाइड कर रहा है, तो वैसे सिचुएशन में हम इस स्कूल के कोऑर्डिनेट्स को कैसे निकालें। ये जो हमें इतना पता है कि भाई स्कूल जो है ये सोनकपुर और ढोलकपुर के पूरे जो बीच का डिस्टेंस है उसे 2:1 रेशियो में डिवाइड कर रहा है। अब आपको बताना है कि भाई स्कूल के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, स्कूल की पोजीशन क्या होगी। तो यहाँ पर मेरे प्यारे बच्चों काम आता है सेक्शन फॉर्मूला। तो चलो देखते हैं क्या होता है सेक्शन फॉर्मूला। तो मेरे प्यारे बच्चों देखेंगे फटाफट से सेक्शन फॉर्मूला। सेक्शन फॉर्मूला जब आप अपने टेक्स्ट बुक में देखते हो बहुत बार लगता है अरे बाप रे इतना बड़ा सा फॉर्मूला याद करना है। भाई सिर्फ लेंथ पे मत जाओ, फॉर्मूले को थोड़ा देखो भी ध्यान से। फॉर्मूला बहुत आसान है, बस देखने में लंबा चौड़ा लगता है, ठीक है। कैसा है फॉर्मूला? फॉर्मूला क्या कहता है, आप हमारे वो ढोलकपुर और सोनकपुर की कहानी याद रखना, ठीक है। तो अब मान लो कि हमारा जो सोनकपुर ढोलकपुर था वो यहाँ पर क्या है, पॉइंट ए और बी है। ए के कोऑर्डिनेट्स है x1 y1, बी के कोऑर्डिनेट्स है x2 y2, ठीक है। अब वो जो स्कूल था हमारा जो इनके बीच में कहीं पर था, वो स्कूल लेटर सपोज ये वाला पॉइंट P है। अब पॉइंट P के कोऑर्डिनेट्स हमने मान लिए x, y, ठीक है। अब हमें बताना है कि भाई ये x कोऑर्डिनेट की वैल्यू कितनी होगी, y कोऑर्डिनेट की वैल्यू कितनी होगी, यही बताता है सेक्शन फॉर्मूला, है ना। प्रोवाइडेड हमें ये पता हो कि ये जो पॉइंट P है ये ए बी को किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है। जैसे वो स्कूल की कहानी में वो किस रेशियो में डिवाइड कर रहा था, 2:1 में। तो मान लेते हैं कि हमारा ये जो पॉइंट P है ये ए बी को m1:m2 रेशियो में डिवाइड कर रहा है, ठीक है। यहाँ तक कहानी समझ में आ रही है? सुपर। अब देखो, अब इस पॉइंट P के x कोऑर्डिनेट को कैसे निकालेंगे। इसका फॉर्मूला होता है m1x2 प्लस m2x1 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2, और फॉर्मूला बहुत ही आसान है। यहाँ पर सेक्शन फॉर्मूला में सारा रेशियो का खेला है। रेशियो है m1:m2, तो इसीलिए सबसे पहले डिनोमिनेटर में लिख डालो m1 प्लस m2, और न्यूमरेटर में क्या लिखा हमने, m1 के साथ x2 को मल्टीप्लाई किया, क्रॉस है मतलब m1x1 नहीं, m1x2 प्लस m2x1 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2। ये क्या दे देगा, ये मुझे दे देगा पॉइंट P का x कोऑर्डिनेट। पॉइंट P का y कोऑर्डिनेट इसे याद करने की ज़रूरत भी नहीं है क्योंकि एग्जैक्टली सेम फॉर्मूला होगा, सिर्फ x1 और x2 की जगह y1 और y2 लिख दोगे। तो यानी कि y की कोऑर्डिनेट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, m1 y2 प्लस m2 y1 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2। क्या मुश्किल है इसमें? कुछ भी नहीं, बहुत आसान है। एक बार दो क्वेश्चन करोगे नहीं कि ये फॉर्मूला याद हो जाएगा।
ठीक है, तो ये है हमारा सेक्शन फॉर्मूला। इनफैक्ट मुझे लग भी नहीं रहा है कि ये फॉर्मूला इतना कॉम्प्लिकेटेड है कि मैं आपको शॉर्टकट ट्रिक दूं। इनफैक्ट बहुत बार क्या होता है ना, ज़बरदस्ती में शॉर्टकट ट्रिक देने के चक्कर में हम इजी चीज़ को और कॉम्प्लिकेट कर देते हैं। तो यहाँ पर ये प्रिटी सिंपल ही है, कुछ खास तो है नहीं। नीचे m1 प्लस m2 है दोनों केस में, ऊपर सिर्फ यही याद रखना है कि m1 के साथ x2 साथ में आएगा। m1 x2 प्लस m2 x1 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2, ये हो गया x कोऑर्डिनेट। और y कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, m1 y2 प्लस m2 y1 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2। वेरी सिंपल, ठीक है। अब स्पेशल केस, मान लो कि हमारा जो स्कूल है, अगर हमारा स्कूल सोनकपुर और ढोलकपुर के बिल्कुल बीचों बीच हुआ होता, उस केस में क्या होता, जो रेशियो होता वो 2:1 ना होके 1:1 हो जाता, राइट। तो ऐसे सिचुएशन में जहां पर ये जो पॉइंट P है वो A और B के एग्जैक्टली मिड पॉइंट में लोकेटेड है, एग्जैक्टली बीच में लोकेटेड है, वैसे सिचुएशन में m1 और m2 की वैल्यू हो जाएगी 1। m1:m2 क्या हो जाएगा उस केस में, 1:1। अब इसी फॉर्मूले में अगर m1 और m2 की वैल्यू 1 पुट कर दोगे तो क्या आएगा, ये x कोऑर्डिनेट हो जाएगा x1 प्लस x2/2, y कोऑर्डिनेट हो जाएगा y1 प्लस y2/2, करेक्ट। अब इधर आपको दिखा कि भाई m1 m2 हमने 1 पुट किया, बिना पुट किए भी सिर्फ सिंपल लॉजिक से ही ये बात आप बता सकते हो कि भाई P बीचों बीच है। अब बीचों बीच है तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, x1 और x2 का मिड पॉइंट कैसे निकालोगे, x1 प्लस x2/2 से ही तो निकालोगे, है कि नहीं। सिमिलरली y1 और y2 का मिड पॉइंट कैसे निकालोगे, y1 प्लस y2/2 से निकालोगे, है कि नहीं। तो बस इतनी सी कहानी है सेक्शन फॉर्मूला की, बस इतनी सी ही कहानी है, एग्जैक्टली इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं है। और जैसा कि मैं बता रही हूँ कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जो है ना, छोटा सा चैप्टर है, बिल्कुल गिन के दो टॉपिक्स हैं और तो कुछ है भी नहीं। और जो क्वेश्चंस भी है ना, बहुत ज़्यादा घुमा फिरा के कुछ पेचीदे क्वेश्चन पूछने का स्कोप भी नहीं है यहाँ पर, ठीक है। तो 1-2 कॉन्सेप्ट है, उनको बस खाली समझ लो, ठीक है। 2-4 क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लो एंड यू आर डन विथ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। लेकिन फिर से बताऊंगी, ये जो क्वेश्चंस हम अभी कर रहे हैं वो क्वेश्चंस आपको करना है मेरे साथ साथ। तैयार हो करने के लिए फटाफट से कमेंट्स में लिख के बताओ कि यस मैम हम तैयार हैं सारे क्वेश्चंस आपके साथ सॉल्व करने के लिए, ठीक है। उससे मेरे को भी जोश रहेगा, उससे आपको भी जोश रहेगा, ठीक है। मेरे को जोश क्यों रहेगा, मैं लाइव तो पढ़ा नहीं रही हूँ, मेरे को जोश रहेगा ऐसे और वीडियोस बनाने के लिए, है ना। तो चलो फटाफट से कमेंट्स में लिखो कि यस मैम वी आर रेडी टू सॉल्व क्वेश्चंस विद यू। हम आपके साथ सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और इसी के साथ कॉपी पेन लेके तैयार, और अब हम करेंगे कुछ क्वेश्चन सॉल्व। तो चलो बच्चों तैयार हैं हम लोग अब सेक्शन फॉर्मूला के ऊपर बेस्ड क्वेश्चंस करने के लिए। आई एम श्योर तैयारी होंगे। तो अब डिस्टेंस फार्मूला के बाद सेक्शन फार्मूला के ऊपर कुछ अलग अलग वैरायटी के क्वेश्चंस हम लोग करेंगे, ध्यान देना है। तो सिर्फ मेरे भरोसे नहीं छोड़ देना है कि भाई मैम को करने दो, हम बस देखते जाएंगे। आपको मेरे साथ साथ क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, ठीक है। दोनों साथ में सॉल्व करेंगे, देखेंगे दोनों का आंसर सेम आया या नहीं। अगर कहीं पे आप गलत करते हो तो उसके लिए आई एम देयर टू गाइड यू, ठीक है। तो चलो शुरू करते हैं पहला क्वेश्चन, जो कि एक बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है बेस्ड ऑन द सेक्शन फॉर्मूला, ठीक। क्वेश्चन कह रहा है फाइंड कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट विच डिवाइड्स जॉइन ऑफ -1,7 एंड 4,-3 इन द रेशियो 2:3। रेशियो क्या है, m1:m2। बोले तो m1 की वैल्यू है 2 और m2 की वैल्यू है 3। कौन कौन से दो पॉइंट्स हैं, ये और ये। तो चलो नाम रख देते हैं A और B, ठीक है। यानी कि A के ये जो कोऑर्डिनेट्स हैं दे आर x1 y1, B के जो कोऑर्डिनेट्स हैं दे आर x2 y2, ठीक है। तो बेसिकली मैंने ये क्या किया, जो जो वैल्यूज दी हुई हैं वो सारी हमने लिख डाली। आप भी ऐसे ही करना, मतलब आप थोड़ा और सलीके से करना अपने आंसर शीट में, जैसे कि गिवन x1 = -1, y1 = 7, इस तरीके से आप लिख लेना, ठीक है। चलो भाई अब हमें क्या निकालना है, ये जो कोऑर्डिनेट पॉइंट P है ना, इसके कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं। लेट अस सपोज इसके कोऑर्डिनेट्स हैं x, y, मतलब हमारी सिचुएशन कुछ ऐसी है कि ये पॉइंट A है, ये पॉइंट B है, और इन दोनों पॉइंट को 2:3 रेशियो में डिवाइड करने वाला पॉइंट है P, ठीक है। ये हमारा सिचुएशन है। तो हमको ये P के कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं। वेरी 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 सिंपल है ना। P के जो कोऑर्डिनेट्स होंगे वो कैसे निकलेंगे, सेक्शन फॉर्मूला से। x कोऑर्डिनेट क्या होगा बताओ, मैंने सिखाया था m1 के साथ x1 होगा, नहीं
x2 होगा एग्जैक्टली तो m1 x2 प्लस m2 x1 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 ये हो जाएगा हमारा x कोऑर्डिनेट, है ना, यानी कि ये x की वैल्यू हो जाएगी। ठीक है, y की वैल्यू कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है, यहीं पर x2 की जगह y2 लिख दो, x1 की जगह y1 लिख दो, बस इतनी सी बात है। तो ये हो जाएगा m1 y2 प्लस m2 y1 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। ठीक है, इस तरीके से निकल जाएंगे हमारे कोऑर्डिनेट्स। तो निकालो, m1 की वैल्यू कितनी है 2, x2 की वैल्यू कितनी है 4, ये देखो अब लिख के रखने का यही फायदा हुआ। m2 की वैल्यू है 3, x1 की वैल्यू है -1 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2, 2 प्लस 3 हो गया 5, तो ये डिवाइडेड बाई हो गया 5। यहाँ पर m1 की वैल्यू है 2, y2 की वैल्यू है -3 प्लस m2 की वैल्यू है 3 और y1 की वैल्यू है 7 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2 विच इज़ 5। तो यानी कि ये हो गया 8 माइनस 3 इज़ 5 बाई 5। इधर कितना हो गया -6 प्लस 21 यानी कि 15 बाई 5। सो 5 3 ज़ा 15, 5 1 ज़ा 5, तो यानी कि ये हो गया 1,3। तो यानी कि हमारा जो पॉइंट P है उसके कोऑर्डिनेट कितने क्या हो जाएगा, उसका कोऑर्डिनेट हो जाएगा y1,3, दैट इज x कोऑर्डिनेट इज 1 एंड y कोऑर्डिनेट इज 3। तो चलो मेरे प्यारे बच्चों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ना है और समझना है। क्वेश्चन कह रहा है फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट्स ऑफ ट्राइसेक्शन। बाइसेक्शन तो सुना था, ट्राइसेक्शन इतना हैरान होने वाली क्या बात है। बाइसेक्शन, बाई बोले तो 2, मतलब एक ही चीज को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करना है इस बाइसेक्शन। तो ट्राइसेक्शन क्या हो जाएगा, एक ही लाइन को 3 इक्वल पार्ट में डिवाइड करना, ट्राई मतलब 3, है ना। ऑफ द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग दीज 2 पॉइंट्स, मतलब हमारे पास अगर एक लाइन सेगमेंट है इस तरीके से, लेट अस सपोज हमारे पास ये लाइन सेगमेंट है ए बी, मान लो ए के कोऑर्डिनेट है 4, -1 और बी के कोऑर्डिनेट से -2, -3। अब इस लाइन सेगमेंट का ट्राई सेक्शन हो रहा है, मतलब इसके 3 इक्वल हिस्से हो रहे हैं, पहला हिस्सा, दूसरा हिस्सा, तीसरा हिस्सा। ठीक है, तो इसका ट्राई सेक्शन होने के लिए, इसके 3 बराबर हिस्से होने के लिए कितने पॉइंट्स की ज़रूरत है, 1 2 पॉइंट्स की ज़रूरत है और हमें इन दोनों पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं। मतलब लेटर से ये P है और ये Q है, ठीक है, तो हमें P और Q के कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं। ठीक है, तो लेट अस सपोज P का जो कोऑर्डिनेट है दैट इज x, y और Q का जो कोऑर्डिनेट्स है दैट इज x डैश, y डैश या फिर x प्राइम, y प्राइम, जैसे अभी आप कह लो। ठीक है, तो ये हमने मान लिया। अब मुझे x y की वैल्यू निकालनी है और x डैश y डैश की भी वैल्यू निकालनी है। ठीक है, बात समझ में आ गई, यहाँ तक क्लियर है, ग्रेट। तो चलो अब हम लोग इसको निकालेंगे। ठीक, ओके, अब कैसे निकालेंगे इसको, देखो ऐसे सोचो, एक बार में एक पॉइंट पे फोकस करेंगे। ठीक है, तो हमारा पहला फोकस रहेगा पॉइंट P पे। तो अगर हम सिर्फ और सिर्फ इस पॉइंट P पे फोकस करें बच्चों, तो देखो पॉइंट P जो अभी के लिए भूल जाओ कि Q भी एग्जिस्ट करता है। तो अगर सिर्फ पॉइंट P की बात करें तो ये AB को किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है, बता सकते हो तुम में से कोई, बताओ किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है, कैसे पता करेंगे मैम। अब देखो ट्राई सेक्शन हुआ था, यानी कि ये और ये तीनों पोर्शन बराबर था, तीनों का लेंथ इक्वल था, तभी तो ट्राई सेक्शन था। पॉइंट P की अगर बात करें, इधर जितना है P के इस साइड उसका दुगुना है, क्योंकि ये इतना पोर्शन अगर लेट से 3 है तो ये 3 है, ये भी 3 है, तो इधर अगर 3 है तो इधर 2 टाइम्स ऑफ 3 है, इधर अगर 10 है तो इधर 2 टाइम्स ऑफ 10 है, मतलब इधर जितना है P के इधर जितना है P के इधर उसका दुगुना है। यानी कि ये जो पॉइंट P है, ये पॉइंट P AB को 1:2 रेशियो में डिवाइड कर रहा है, मतलब इस तरफ अगर 1 है तो इस तरफ उसका डबल है, राइट। तो इसका मतलब P जो है इसे 1:2 रेशियो में डिवाइड कर रहा है। अब बस इसी बात पे फोकस करते हुए हम P के कोऑर्डिनेट्स निकालेंगे। कैसे निकालेंगे, Q को भूल जाओ अभी के लिए, ठीक, सिर्फ P को याद रखो। P क्या कर रहा है, AB को 1:2 रेशियो में डिवाइड कर रहा है, यानी कि M1 की वैल्यू है 1, M2 की वैल्यू है 2, ठीक है, और x1 की वैल्यू 4 है, y1 की वैल्यू
-1 है। उसी तरह से x2 की वैल्यू -2 है और y2 की वैल्यू -3 है। ठीक है, अब यहाँ पे लगा देंगे हम सेक्शन फॉर्मूला pxy। अब x कोऑर्डिनेट की वैल्यू क्या हो जाएगी, m1 x2, m1 इज 1, x2 कितना है -2 प्लस m2 x1, m2 है 2, x1 है 4 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2 कितना हो जाएगा 3। और उसी तरह से इसका y कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, m1 y2, y2 कहाँ गया -3 प्लस m2 y1, y1 है -1 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2। ठीक है, तो यानी कि ये कितना हो जाएगा, सिंपल कैलकुलेशन है, ये हो जाएगा -2 प्लस 8 यानी कि 6/3 कॉमा यहाँ हो जाएगा -3 -2 यानी कि -5/3। तो इसका मतलब P जो है, P के जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो कितने हो जाएंगे, वो जाएंगे 2, -5/3। तो P का कोऑर्डिनेट तो हमने निकाल लिया। अब हम फोकस करेंगे Q पे। अब जब हम Q पे फोकस करेंगे तो फॉर द टाइम बिंग हम P को भूल जाएंगे, सिर्फ Q पे फोकस करेंगे। तो बच्चों अब हमारा फोकस है Q, अब हम सिर्फ Q पे फोकस करेंगे। अब बड़े ध्यान से देखो, अब P तो अब है ही नहीं, तो Q जो है इस लाइन को कैसे डिवाइड कर रहा है, कुछ ऐसे, मतलब Q के इस तरफ जितना है उसका डबल इस तरफ है, राइट। इसका मतलब Q 2:1 रेशियो में डिवाइड कर रहा है। Q किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है, 2:1, क्योंकि Q के इस तरफ 2 है, उस तरफ 1 है, राइट। तो इसका मतलब अब मेरा m1 हो जाएगा 2 और m2 हो जाएगा 1। ठीक, चलो तो अब हम निकालेंगे Q की वैल्यू x डैश y डैश। तो इनकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, m1 x2। अब फोकस करो, ये लाल वाले पे फोकस करना है अब हमें, ठीक है। तो रेड वाला m1 कितना है 2, m1 x2, x2 की वैल्यू है -2 प्लस m2 x1 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2 जो कि 3 रहेगा। और y कोऑर्डिनेट की वैल्यू हो जाएगी m1 y2 यानी कि 2 इंटू y2 हो जाएगा -3 प्लस m2 y1 बोले तो -1 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लो तो -4 प्लस 4 ये तो 0 हो गया भाई, इसकी तो कहानी ही खत्म हो गई। और इधर -6 -1 दैट इज -7/3। तो बच्चों जो Q है, Q के कोऑर्डिनेट्स कितने हो गए 0, -7/3। तो इस तरीके से हमने इन दोनों पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स निकाल लिए। तो चलो मेरे प्यारे बच्चों अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन कह रहा है फाइंड द रेशियो इन विच द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग A एंड B इज डिवाइडेड बाय द x एक्सिस। मतलब यहाँ पर रेशियो m1 m2 की वैल्यू नहीं दी हुई है, ये हमें निकालनी है। दिया हुआ क्या है, A और B पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं, मतलब x1 y1 दिया हुआ है, सिमिलरली x2 y2 भी दिया हुआ है। ठीक है, और दिया हुआ है कि ये जो A और B को ज्वाइन करने वाला जो लाइन है इसको डिवाइड कौन कर रहा है, इसको डिवाइड कर रहा है x एक्सिस। बात को समझो, यानी कि ये जो हमारा मान लो कि ये पॉइंट A है और ये पॉइंट B है, ये मैं सिर्फ समझाने के लिए बता रही हूँ। ठीक है, लेट अस से ये पॉइंट A और B को ज्वाइन करने वाली लाइन है। ठीक है, कहा ये जा रहा है कि ये जो AB जो लाइन सेगमेंट है इसको कट कौन कर रहा है, इसको कट कर रहा है x एक्सिस। x एक्सिस ही इसको कट कर रहा है, यानी कि जो पॉइंट इसको कट कर रहा है वो पॉइंट P x एक्सिस के ऊपर लाई करने वाला पॉइंट है, राइट। इसका मतलब ये AB को कट करने वाला जो भी पॉइंट P है वो कहाँ लाई करता है, वो x एक्सिस में लाई करता है। थोड़ी देर पहले बच्चों मैंने आपको बताया था कि x एक्सिस में लाई करने वाला कोई भी पॉइंट का y कोऑर्डिनेट 0 होगा, क्योंकि वो x एक्सिस पे है यार, तो y कोऑर्डिनेट तो है ही नहीं ना उसका कुछ, है ना। तो इस वजह से ये इसका जो है x कोऑर्डिनेट को x मान लेते हैं और इसका y कोऑर्डिनेट इज 0। ठीक है, इतनी बात हमें पता है। अब मुझे क्या निकालना है, मुझे निकालना है फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट ऑफ डिवीजन, यानी कि P
के कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं, बेसिकली एक्स की वैल्यू भी निकालनी है और रेशियो भी निकालना है, m1 m2 भी निकालना है, दोनों चीज़ें निकालनी है। कैसे निकालेंगे? सेक्शन फॉर्मूला से। ठीक है, कैसे निकालेंगे देखो। ठीक है, तो सेक्शन फॉर्मूला लगाएंगे सीधा सीधा कि भाई अगर मुझे px, 0 इसके कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं, जिसका एक तो कोऑर्डिनेट मुझे पता ही है, तो इसका कोऑर्डिनेट हम कैसे निकालते हैं? सेक्शन फॉर्मूला के मदद से। बताओ इसका x कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा? हमारा फॉर्मूला हम सबको याद है ना, m1 x2 + m2 x1। ठीक है भाई, चलो अब m1 m2 पता नहीं है तो उसे हम अभी m1 m2 ही लिखेंगे। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? m1 x2 तो दिया हुआ है -4 प्लस m2 x1 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2, ये हो जाएगा इसका x कोऑर्डिनेट। ठीक है, कॉमा इसका y कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा? m1 y2 प्लस m2 y1 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2, तो ये हो जाएगा इसका y कोऑर्डिनेट। सो सेक्शन फॉर्मूला के अकॉर्डिंग ये जो पॉइंट P है इसका x कोऑर्डिनेट ये हो जाएगा, इसका y कोऑर्डिनेट ये हो जाएगा। लेकिन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इसका y कोऑर्डिनेट तो 0 है, यानी कि ये जो पूरा y कोऑर्डिनेट है इसको हम 0 से इक्वेट कर सकते हैं। अगर इसको 0 से इक्वेट कर दिया तो m1 m2 के टर्म्स में कुछ ना कुछ एक इक्वेशन तो मिलेगा, मिलेगा कि नहीं मिलेगा? चलो लिखते हैं। तो अगर हमने ऐसा किया, इस पूरे चीज़ को हम 0 से इक्वेट कर सकते हैं, तो क्या हो जाएगा? 5m1 माइनस 5m2 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2 इज इक्वल टू 0। तो वो m1 प्लस m2 भी उधर जाएगा तो 0 ही हो जाएगा। तो यहाँ से 5 कॉमन ले लो तो m1 माइनस m2 इज इक्वल टू 0, विच मीन्स m1 इज इक्वल टू m2। तो यहाँ से हमें एक बहुत ही कीमती इंफॉर्मेशन मिल गया कि m1 और m2 की वैल्यू बराबर है। इसका मतलब क्या हुआ? जो रेशियो है वो बराबर है, m1:m2 रेशियो में डिवाइड करता है ना। अब अगर m1 और m2 की वैल्यू बराबर है, इसका क्या मतलब हुआ? 1:1 रेशियो में उसको मतलब डिवाइड हो रहा है। फाइंड द रेशियो इन विच द लाइन सेगमेंट, किस रेशियो में वो डिवाइड हो रहा है? 1:1 रेशियो में हो रहा है, क्योंकि m1 और m2 दोनों की वैल्यू बराबर है ना। तो भाई चलो रेशियो तो हमने निकाल लिया। इसका मतलब ये जो हमारा जो ए बी जो लाइन सेगमेंट था, ये बिल्कुल बीचों बीच जो है एक्स एक्सिस इसको कट कर रहा है। ठीक है, एक पार्ट हमने सॉल्व कर लिया। अब चलते हैं दूसरे पार्ट की तरफ, जहां पे हमें इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स निकालने थे, यानी कि अब x की वैल्यू निकालना अभी भी बाकी है। तो निकालते हैं। अब x की वैल्यू कितनी होगी? ये वाली वैल्यू। तो x की वैल्यू कितनी होगी? -4m1 प्लस m2 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2। अब भाई ये तो बहुत आसान हो गया, क्योंकि m1 और m2 बराबर है ना। तो अब क्या करेंगे, हम सब कुछ m2 की जगह भी m1 ही लिख देते हैं। नीचे भी m1 प्लस m1 हो जाएगा तो 2m1 हो जाएगा। ऊपर क्या हो जाएगा? -3m1, नीचे है 2m1, तो ये m1 कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा -3/2। ठीक है, तो x कोऑर्डिनेट हमने निकाल दिया। तो इसका मतलब जो पॉइंट P है इसका कोऑर्डिनेट हो जाएगा -3/2, 0। तो ये हो गया हमारा सेकंड पार्ट का आंसर। ठीक है, तो देखो क्वेश्चन को इसमें कैलकुलेशन या कॉन्सेप्ट बहुत कुछ लंबा चौड़ा लगा नहीं, वही घिसा पिटा सेक्शन फॉर्मूला जिसके ऊपर बेस्ड हम कितने क्वेश्चंस कर रहे हैं। बट यहाँ पर मेन कैच क्या है? क्वेश्चन को समझना, क्वेश्चन क्या रहा है। बहुत से बच्चे ना ये क्वेश्चन पढ़ेंगे, फाइंड द रेशियो इन विच द लाइन सेगमेंट इज डिवाइडेड बाई एक्स एक्सिस। यहीं पे छुपा हुआ है पूरे क्वेश्चन का मेन द हार्ट ऑफ द क्वेश्चन। अगर आपको यहाँ पे नहीं समझ में आया तो आप क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाओगे, क्योंकि सिर्फ फॉर्मूला लगा के आंसर आने वाला क्वेश्चन ये नहीं है, राइट। तो एक्स एक्सिस इसको डिवाइड कर रहा है, जहाँ हमने वो कह दिया, इसका मतलब है जो पॉइंट इसको डिवाइड कर रहा है बच्चों, वो पॉइंट एक्स एक्सिस पे लाई कर रहा है। जहाँ कोई पॉइंट एक्स एक्सिस में लाई कर रहा है, इसका मतलब है उसका वाई कोऑर्डिनेट 0 है। तो चलो मेरे प्यारे बच्चों, अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4। ये जो क्वेश्चन है ना, ये पढ़ के बहुत सिंपल सा लग सकता है, बट मैं ये नहीं कहूँगी कि बहुत कॉम्प्लेक्स है, बट जो अप्रोच है हमारा, काफ़ी चांस है कि एक बार में वो अप्रोच हमारे दिमाग में ना आए। एनीवेज, पहले क्वेश्चन पढ़ेंगे। क्वेश्चन कह रहा है, इफ़ 1, 2, 4, y, 6, x, 6 and 3, 5 are vertices of a parallelogram taken in order, find x and y। मतलब अगर एक सपोज करो कि एक पैरेललोग्राम है, ठीक है, लेट अस से A B
CD ये पैरेललोग्राम है जिनके वर्टिसेस हमारे पास दिए हुए हैं। लेट अस से ये A है, ये B है, ये C है और ये D है। हमें क्या निकालना है? हमें x और y की वैल्यू निकालनी है। मतलब ये जो वर्टिसेस के जो कोऑर्डिनेट्स हैं इसमें कहीं कहीं पे x और y भी डाल दिया गया है, ठीक है। अब इसको कैसे निकाल सकते हैं हम? इसके लिए हमें पैरेललोग्राम के किसी प्रॉपर्टी का यूज करना पड़ेगा, ठीक है। कौन सी प्रॉपर्टी का यूज करेंगे? सोचने वाली बात है। अब पैरेललोग्राम की तो बहुत सारी प्रॉपर्टीज है कि भाई ऑपोजिट साइड्स पैरेलल होते हैं, इनके डायगोनल्स जो हैं वो बाइसेक्ट करते हैं, है ना। तो मतलब अगर डायगोनल वाली बात करें तो लेट अस सपोज ये जो दोनों डायगोनल्स है ना, लेट अस सपोज कि इनके डायगोनल्स पॉइंट O पे मीट करते हैं, तो ये कहता है कि ये दोनों डायगोनल्स एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, एक दूसरे को इक्वल पार्ट में डिवाइड करते हैं। मतलब ये पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी है कि AO इज इक्वल टू OC, सिमिलरली BO इज इक्वल टू OD। मतलब ये जो पॉइंट O है ये AC को भी 1:1 रेशियो में डिवाइड करता है, उसी तरह ये BD को भी 1:1 रेशियो में डिवाइड करता है, ठीक है। अब देखो इस सोच से आपके दिमाग में एक कनेक्ट बैठ गया सेक्शन फॉर्मूला के साथ। सेक्शन फॉर्मूला में हम क्या करते हैं कि भाई एक लाइन के बीच में कोई पॉइंट जो उस लाइन को एक स्पेसिफिक रेशियो में डिवाइड करता हो। यहाँ भी कहानी कुछ ऐसे ही है। इसका मतलब हम इस प्रॉपर्टी का यूज डेफिनेटली कर सकते हैं कि भाई ये जो पॉइंट O है ना, O का कोऑर्डिनेट क्या है मेरे को पता नहीं है। मान लेते हैं कि O का जो कोऑर्डिनेट है दैट इज x प्राइम y प्राइम, मान लिया हमने, क्योंकि हमें O के कोऑर्डिनेट्स निकालने भी नहीं है, ठीक है ना। लेकिन हमको ये पता है कि ये जो पॉइंट है ये AC को भी 1:1 में डिवाइड करता है और ये BD को भी 1:1 में डिवाइड करता है, ठीक है। तो यहीं पर हम सेक्शन फॉर्मूला लगाएंगे, ठीक है। चलो सबसे पहले हम क्या लेंगे? हम मानेंगे कि O डिवाइड्स AC इन द रेशियो 1:1, ठीक है। पहले इस सिचुएशन को लेते हैं। तो इस सिचुएशन के हिसाब से O के जो कोऑर्डिनेट्स हैं x प्राइम y प्राइम वो कितने होने चाहिए? कितने होने चाहिए भाई? सेक्शन फॉर्मूला क्या बताता है? m1 x2। अब यहाँ पर m1 और m2 दोनों की वैल्यू कितनी है? 1 है, ठीक है। तो m1 x2, m1 और x2 AC, A यहाँ पे ये हो गया और C ये हो गया। तो यानी कि इस केस में ये है x1, ये है y1 और C ये हो गया x2, ये हो गया y2। ये लिख के रखने से कैलकुलेशन मिस्टेक्स कम होती हैं, ठीक है। तो आप भी आदत बना लेना, फॉर्मूला में पुट करने से पहले लिख के रख लो कौन कौन सी वैल्यूज दी हुई हैं, ठीक है। अब चलो डालते हैं m1 x2 यानी कि 1 इंटू एक्स प्लस m2 x1 यानी कि 1 इंटू 1 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2 दैट इज 1 प्लस 1 2, ठीक है। कॉमा m1 y2, m1 तो हो गया 1 और y2 हो गया 6 प्लस m2 y1, m2 y1 हो गया 2 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग ये जो O है, O के कोऑर्डिनेट्स कितने हो जाएंगे? x प्लस 1/2 कॉमा 6 प्लस 2 दैट इज 8/2 विच इज 4, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग O के कोऑर्डिनेट्स ये होने चाहिए, ओके। लेकिन अभी अभी हमने क्या देखा? हमने दूसरी चीज ये देखी कि ये जो O है ये BD को भी डिवाइड कर रहा है इन 1:1, राइट। यानी कि दूसरी चीज हमने ये देखी कि O डिवाइड्स BD इन द रेशियो 1:1। तो इसके अकॉर्डिंग अगर हम यहाँ पर भी सेक्शन फॉर्मूला लगाएं तो हमें क्या मिलेगा? तो यहाँ पर अगर हम सेक्शन फॉर्मूला लगाएं तो O के कोऑर्डिनेट्स क्या होने चाहिए? वही सेम फॉर्मूला लगा के यहाँ पर भी m1 और m2 1:1 है, बट यहाँ पर x1 y1 x2 y2 की वैल्यूज बदल जाएंगी क्योंकि अब मैं b और d की बात कर रही हूँ। तो यानी कि अब x1 क्या हो जाएगा? अब मेरा x1 हो जाएगा 4, y1 हो जाएगा y और मेरा x2 हो जाएगा 3 और y2 हो जाएगा 5, ठीक है। तो अब हम लोग ये पर्पल वाले x1 x2 y1 y2 लेंगे, ठीक है। ओके भाई, m1 x2 यानी कि 1 इंटू 3 प्लस m2 x1 यानी कि 1 इंटू 4 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2 कॉमा y कोऑर्डिनेट निकालेंगे m1 y2 यानी कि 1 इंटू 5 प्लस m2 y1 यानी कि 1 इंटू y डिवाइडेड बाई 2।
तो यहाँ से हम लिख सकते हैं 3 + 4 दैट इज 7/2 कॉमा 5 + y/2। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग ओ की कोऑर्डिनेट्स ये होनी चाहिए। ठीक है, अब मेरे प्यारे बच्चों सोचने वाली बात ये है कि एक बार हमने ये देखा कि भाई ओ जो है वो AC को डिवाइड कर रहा है, दूसरी बारी में ये देखा ओ BD को डिवाइड कर रहा है। ठीक है, बट भाई भूल तो नहीं सकते हैं ना कि ओ तो ओ ही है, चाहे वो BD को डिवाइड करे चाहे AC को डिवाइड करे, O के कोऑर्डिनेट्स तो सेम ही हैं। इसका मतलब यहाँ से जो O के कोऑर्डिनेट्स निकले हैं और यहाँ से जो O के कोऑर्डिनेट्स निकले हैं वो बराबर होने चाहिए, करेक्ट। तो यानी कि हम क्या कर सकते हैं, यहाँ से हम एक O के x कोऑर्डिनेट्स को इक्वेट कर सकते हैं। तो अगर O के x कोऑर्डिनेट को हम इक्वेट करते हैं, यहाँ पर x कोऑर्डिनेट को इक्वेट करो तो क्या हो जाएगा, x + 1/2 इज इक्वल टू 7/2। इसका मतलब x की वैल्यू हो जाएगी 6। उसी तरह इसके O के हम y कोऑर्डिनेट्स को भी इक्वेट कर सकते हैं। तो अगर वैसा किया तो 4 विल बी इक्वल टू 5 + y/2। इसका मतलब y की वैल्यू हो जाएगी 8 - 5 दैट इज 3। तो इसका मतलब x की वैल्यू हो गई 6 और y की वैल्यू हो गई 3। तो निकल गया, हमें क्या मिल गया, हमें x और y तो निकालना था, है कि नहीं, निकल गया। तो यहाँ पर जो जैसा कि मैंने बताया था, यहाँ पर सबसे ट्रिकी पार्ट पता है क्या है, ये डिसाइड करना कि हम पैरेललोग्राम के कौन से प्रॉपर्टी का यूज़ करने वाले हैं। तो देखो बच्चों, अब कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ रहे हैं, राइट। तो अब आपको थोड़ा सोचना होगा कि भाई ऑपोजिट साइड्स इसके पैरेलल होते हैं, उससे हमें क्या मतलब है, साइड्स पैरेलल होते हैं, उसके हेल्प से कोऑर्डिनेट्स की वैल्यूज तो नहीं निकाल सकते हैं, लेकिन उनके डायगोनल्स बाइसेक्ट करते हैं तो उसके हेल्प से, उस रेशियो के हेल्प से कोऑर्डिनेट्स निकल आने के चांसेस हैं, है कि नहीं। तो थोड़ा सा इस तरह के सिचुएशन में ना एक दो क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने के बाद ना यू गेट अ हैंग ऑफ इट कि कहाँ पर किस तरह की प्रॉपर्टी लगानी है, राइट। दैट इज़ वाई मैथ्स में प्रैक्टिस करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप अगर सोचोगे कि भाई फॉर्मूला करके चले जाएंगे और उस समय देखेंगे तो बस फिर आप देखते ही रह जाओगे, राइट। तो किस तरह की चीज़ों को प्रूव करने के लिए किस तरह का अप्रोच लगाना है, ये सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस से ही आ पाती है। ठीक है, तो चलो भाई, ये क्वेश्चन तो हो गया है हमारा सॉल्व और मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को भी ढंग से समझ में आ गया। और अब हम लोग देखेंगे इस चैप्टर का आखिरी क्वेश्चन। हाँ जी बच्चों, तो ये है हमारा आखिरी सवाल आज के इस वीडियो का, और इस सवाल को कर लेने के बाद खत्म हो जाएगा हमारा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्लास 10th का। ठीक है, तो आखिरी सवाल है तो थोड़ा जोश रहना चाहिए, है कि नहीं। तो चलो पूरे जोश के साथ देखते हैं हमारा आखिरी क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, जहां पूछा गया है फाइंड कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट A where AB is diameter of a circle। ड्रॉ करते करते समझना पड़ेगा, नहीं तो सब कुछ दिमाग के ऊपर से चला जाएगा, है ना। तो लेट अस सपोज ये है हमारा AB, जो कि क्या है, एक सर्कल का डायमीटर है। ठीक है, ये AB है, whose center is 2, -3, यानी कि लेट अस से ये जो सेंटर है इसके कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं 2, -3 एंड B is 1, 4। B का जो कोऑर्डिनेट है वो दिया हुआ है 1, 4। निकालना क्या है भाई, फाइंड कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट A। A के कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं। तो लेट अस सपोज A के कोऑर्डिनेट्स हमने मान लिए x, y। ठीक है, तो एक ऐसे ही एक रफ ड्राइंग बनाया है आपको समझाने के लिए कि हो क्या रहा है। अब क्या हो रहा है यहाँ पे, बहुत आसान है यार, साफ साफ दिख रहा है। O हमारा रेडियस है, ओ हमारा सेंटर है, रेडियस नहीं है। तो सेंटर अगर ओ है तो ओ बी और ओ ए बराबर होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल होगा, क्योंकि भाई रेडियस है ना दोनों ही। तो ओ ए विल बी इक्वल टू ओ बी। अब देखो इस क्वेश्चन को आप चाहो तो डिस्टेंस फॉर्मूला से भी कर सकते हो, जहां पर ओ ए इज इक्वल टू ओ बी, वो भी लगा सकते हो। बट चूंकि आपको एक्स और वाई की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, तो क्या होगा, अगर आप ओ ए निकाल लोगे, ओ बी निकाल लोगे, निकाल के क्या कर लोगे, एक्स वाई के टर्म्स में बहुत सारे इक्वेशंस आ जाएंगे, फिर उनको सॉल्व करने में दिक्कत आ सकती है। तो आसान तरीका होगा सेक्शन फॉर्मूला। कैसे, सेक्शन फॉर्मूला लगाओ,
ए बी एक लाइन सेगमेंट है, ओ इसको डिवाइड कर रहा है इन द रेशियो 1:1 क्योंकि दोनों रेडियस तो बराबर है कि नहीं। तो यानी कि ओ जो है ये डिवाइड कर रहा है ए बी को इन द रेशियो 1:1 और अब इसी बात पे लगा दो सेक्शन फॉर्मूला। तो यानी कि हम क्या कह सकते हैं कि ओ के जो कोऑर्डिनेट्स होंगे, जो कि हमें फिलहाल तो पता है, फिलहाल तो मुझे पता है कि ओ के कोऑर्डिनेट्स हैं 2, -3, लेकिन पता ना होने का ड्रामा करते हुए हम इसके कोऑर्डिनेट्स निकालते हैं। क्या हो जाएगा, m1 x2, m1 है 1, x2 यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पर x2 हो जाएगा, ये b के जो कोऑर्डिनेट्स हैं x2 y2 वो हो जाएंगे। तो यानी कि m1 x2 प्लस m2 x1 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2 और इसका y कोऑर्डिनेट हो जाएगा m1 y2 प्लस m2 y1 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2। ठीक है, अब देखो x कोऑर्डिनेट तो मुझे पता ही है, यहाँ से x कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा 1 प्लस x बाई 2 4 प्लस y बाई 2। ठीक है, बट मुझे तो भाई पता ही था, मैं तो सिर्फ ड्रामा कर रही थी कि मुझे नहीं पता है ना। तो भाई अब मुझे क्या पता है, o के कोऑर्डिनेट्स हैं 2, -3। तो चलो x कोऑर्डिनेट को इक्वेट कर दो, तो ये हो जाएगा 2 = 1 प्लस x बाई 2। अगर y कोऑर्डिनेट को इक्वेट किया तो हो जाएगा -3 = 4 प्लस y बाई 2। इसके बाद तो भाई कुछ भी नहीं बचा, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी 4 - 1 दैट इज 3 और y की वैल्यू कितनी हो जाएगी -6 हो गया, -4 दैट इज -10। ठीक है, तो x और y निकल गया, तो इसका मतलब a के कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे 3, -10 एंड ये आ गया हमारा प्यारा सा आंसर। तो इस तरह के क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए क्या हमारा अप्रोच है, सबसे पहले ड्राइंग बनाओ। ड्राइंग नहीं बनाओगे तो समझ में नहीं आएगा कि भाई क्या दिया है, क्या हो रहा है, क्या निकालना है ना। तो क्वेश्चन को समझो ठंडे दिमाग से, एक रफ पिक्चर बनाओ। जैसे ही पिक्चर बन जाएगी तो तुम्हें समझ में आ जाएगा कि हाँ भाई ये तो रेडियस है तो बराबर है, 1:1 रेशियो में डिवाइड हो रहा है ना। तो उसके बाद सेक्शन फॉर्मूला लगा के मज़े से आंसर निकालो। ठीक है, तो बच्चों हमने क्या देखा, अभी तक हमने इस चैप्टर के लगभग 10 क्वेश्चंस या 10 क्वेश्चन से ज़्यादा ही क्वेश्चन हमने सॉल्व किए और हमने देखा सिर्फ 2 फॉर्मूले के ऊपर बेस करके कितने अलग अलग पैटर्न के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। मैं पूरे दावे के साथ एक और बार कह रही हूँ कि मैं श्योर हूँ कि इसके बाद आप कोई भी बुक उठा लो, कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करो, आई एम प्रीटी श्योर कि आप उन क्वेश्चंस को कर पाओगे। उसके बावजूद भी अगर कहीं पे अटकते हो तो learnohub.com के आस्क क्वेश्चन सेक्शन पे या फिर हमारे ऐप लर्नोहब के आस्क क्वेश्चन सेक्शन में जाके बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट अपने कोई भी डाउट्स आप पूछ सकते हो, जिसे हम जल्द से जल्द आंसर करते हैं। ठीक है, तो चलो इसी के साथ आई थिंक वी आर डन। तो बच्चा पार्टी इसी के साथ हम आ पहुंचे हैं क्लास 10 मैथ्स कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री वीडियो के एंड तक और मुझे पूरी उम्मीद है कि अगर यहां तक यानी कि इस वीडियो के पूरे एंड तक अगर आप मेरे साथ हो और अगर आपने ये सारे क्वेश्चन मेरे साथ सॉल्व किए हैं तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के कॉन्सेप्ट जरूर हुए होंगे क्रिस्टल क्लियर। और जैसा कि मैं हमेशा कहती हूं, मैं फिर से कहूंगी कि मैथ्स में अगर सच में बेस बहुत स्ट्रांग बनाना है तो सिर्फ ये वीडियो देखना या सिर्फ इन क्वेश्चंस को सॉल्व करना काफी नहीं है। इसके बाद फटाफट से इससे पहले कि अगला वीडियो पब्लिश हो जाए उसके पहले अपने टेक्स्ट बुक से कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के सारे क्वेश्चन सॉल्व करो। जहां पर भी आप फंसते हो, अटकते हो, डाउट आता है, उसे आप learnohub.com या फिर हमारे ऐप लर्नोहब के आस्क क्वेश्चन सेक्शन में जाके पूछ सकते हो एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट। अगर क्वेश्चन सॉल्व करते दौरान आपको कभी भी ऐसा लगे कि नहीं मुझे अलग से पर्सनलाइज्ड 1-on-1 क्लास लेनी है, चाहे कुछ टॉपिक समझने के लिए या फिर और एडवांस्ड लेवल के क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के लिए, फील फ्री टू बुक अ क्लास विद लर्नोहब स्वयं। तो प्यारे बच्चों, इसी के साथ आज मैं इस वीडियो को खत्म करूंगी और हमेशा की तरह वही बात कहूंगी कि अगर आप लोगों के कॉन्सेप्ट्स हुए हैं क्रिस्टल क्लियर तो फटाफट से कमेंट में लिख के बताओ कि कॉन्सेप्ट हुआ क्रिस्टल क्लियर। मैं हमेशा की तरह आपको जल्दी ही मिलूंगी एक और धुआंधार शानदार जबरदस्त वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्टे सेफ, टेक केयर, बाय बाय।